लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। दो तरीके की होम स्कूलिंग जो है इस वक्त मुझे नजर आ रही है पाकिस्तान में। एक के अंदर बच्चे बहुत छोटी उम्र में सब कुछ कर रहे हैं एंड दैट्स गुड, अच्छी बात है। पर ये देखना बहुत जरूरी है कि अगर 13 साल की उम्र में उन्होंने सारे पेपर्स भी क्लियर कर लिए तो फिर उन्होंने मिस क्या किया है। क्या वो तमाम सोशल गैदरिंग्स में जाते थे? क्या वो अपने इमोशंस को एड्रेस करते थे? क्या उनको फैमिली टाइम मिला है? क्या वो किताब के साथ ही जुड़े हुए थे या वो बाकी के जो 6 तरीके कार हैं नॉलेज गेन करने के उनसे भी जुड़े हुए थे? विजडम के लिए टोटल जो मेरी अब तक की लर्निंग है उसमें 7 तरीके हैं जिसके जरिए नॉलेज गेन की जाती है। ठीक है, अगर वो किताब से जुड़े हुए हैं जो कि एक तरीका है तो बाकी के 6 तरीकों पे काम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है मैं उससे बिलोंग करती हूँ। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि मेरा बच्चा 15 साल में मैट्रिक कर रहा है या 13 साल में कर रहा है या वो ओ लेवल्स दे रहा है या मैट्रिक सिस्टम से दे रहा है, लोकल बोर्ड से। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो अपने पेस पे चल रहा है, जो लाइफ के चैलेंजेस आ रहे हैं वो उनको डील कर पा रहा है। अगर इस वक्त सब तमाम बोर्ड खत्म हो जाए, इस वक्त अगर सारी लग्जरीज खत्म हो जाए तो क्या मेरे बच्चे इस काबिल होंगे कि इस माहौल में खुद को लेके चल सके, किसी की मदद कर सके? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर जो फलस्तीन में हो रहा है वो यहाँ हो तो उस वक्त बोर्ड मैटर नहीं करेगा ना, उस वक्त ये मैटर करेगा कि 13 साल में सब कुछ करवा दिया था। खलीफा बनाने हैं, ऐसे पैदा करने हैं जो दुनिया में अल्लाह का जो काम हम लेकर आए ना उसको आगे लेके बढ़े। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बेटा 15-16 साल की उम्र में मैट्रिक से फारिग होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मेरे किसी बच्चे की अंग्रेजी या कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज कम है, अगर उसको अपनी जबान में अपने एहसासात दूसरों को बताने आते नाइसली तो इसका मतलब कि उसने बड़ा इल्म हासिल कर लिया। कोई बच्चा जो फरफर कोई जबान बोले पर वो अपने आप से बात ना करता हो, पर वो अपने इमोशंस किसी को नाइसली बता ना सके, जब जरूरत हो तो बोल ना सके और जब जरूरत ना हो तो बड़बड़ 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 करता चला जाए, तो ये फर्क है। तो मैंने अपने लिए चूज किया द सेकंड स्कूल ऑफ थॉट कि रेस का घोड़ा नहीं बनाना, मुजाहिदीन तैयार करने। कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बहुत अच्छी ना आती हो पर खुद से बात करना और दूसरे से बात करने का सलीका आता हो। मेरा ताल्लुक कौन से स्कूल ऑफ थॉट से? तो क्योंकि आगे की तमाम बातें मैं उसी पैराडाइम में रहते हुए करूंगी। जो सवाल मेरे पास सबसे पहले आया है दैट इज, क्या होम स्कूलर्स को रूटीन या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए? देखिए, होम स्कूलिंग के अंदर सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हमें बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है। इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जरूरी है कि हम उनको इंडिपेंडेंट बनने के मौके फराहम करें। जब आप बहुत छोटी उम्र से लेके बहुत बड़ी उम्र तक बच्चे को खुद ही उठाते, वो टाइम कैसे फॉलो करेगा? उसको पता है अगर स्कूल जाना है तो मम्मी नहीं उठाना है, उसको पता है कि मेरी क्लास है तो मामा ने पिछले आधे घंटे पहले से मुझे ना पोक करना शुरू कर देना है, क्लास है क्लास है क्लास है क्लास है। उसको पता है कि जब भी मेरा कोई इंपॉर्टेंट काम होता है ना तो आई डोंट हैव टू कीप दिस इन माई माइंड, मेरी अम्मी याद दिला देंगी। और कुछ अरसे बाद वो बड़े उससे कहता है कि आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, आपने मुझे बोला क्यों नहीं। ये बेसिक चीज है जो मुझे लगा बताना जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो अपने रूटीन या टाइम टेबल जो भी बाद में सेट करते हैं, दोनों में फर्क है रूटीन और टाइम टेबल में, उसके साथ इंडिपेंडेंट करना ज्यादा जरूरी है। देखो, ये सवाल नहीं है कि रूटीन होना चाहिए या टाइम टेबल, इससे पहले ये सवाल जरूरी है कि क्या बच्चे को अपनी क्लॉक के साथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट तभी होंगे जब हम इंडिपेंडेंट होने के मौके देंगे। अगर हर चीज की जिम्मेदारी आप ले रही हैं तो वो कभी भी अपनी क्लॉक के साथ इंडिपेंडेंट नहीं हो सकेंगे। वंस उनको अपनी क्लॉक के साथ इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो वो टाइम सेट करेंगे, क्या मैं टाइम टेबल की तरफ जाऊं या मैं रूटीन की तरफ जाऊं। तो बहुत छोटी एज से ये आपने कोशिश करनी है कि वो अपनी क्लासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं। अच्छा, आप उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि अच्छा आपकी 4 बजे क्लास है तो हमें क्या करना चाहिए, मामा आप याद दिला दीजिएगा। नहीं, मामा क्यों याद दिलाए, मामा की क्लास तो नहीं है। तो मैं अलार्म लगा लूं, बच्चे खुद बताएंगे तो मामा मुझे कैसे याद आएगा, अच्छा मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। फिर बच्चे खुद ब खुद अपनी स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। नंबर 2, सबसे बड़ी बात यह है कि आप टाइम को लेके कितनी इंडिपेंडेंट है, टाइम की अहमियत आपकी नजर में कितनी है। आप रूटीन को फॉलो करती हैं या टाइम टेबल को फॉलो करती हैं? देखो, कुछ चीजों में टाइम टेबल चलेगा, बाकी चीजों में रूटीन, दोनों में फर्क है। कम से कम अपने सोने जागने और खाने के औकात का टाइम टेबल होना चाहिए। मैंने डॉक्टर से सीखा, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इवन मदर फीट पर होते हैं, तो उस वक्त डॉक्टर ने मुझे हमेशा चारों बच्चों में ये बताया कि बेशक जितना भी दूध पीते हैं पर टाइम से पिलाना है। हो सकता है आपकी भी किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया हो। 2-2 घंटे बाद फिर टाइम बढ़ा देते हैं, 3-3 4-4 घंटे। तो हेल्थ के लिए ना इंटरनल क्लॉक बहुत जरूरी है कि वो मैनेज्ड हो। पेट को पता हो कि अब मेरी खुराक आने वाली है तो मुझे अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट करनी है। एक्सटर्नल क्लॉक को तो अभी छोड़ दे। तो बड़ी छोटी एज से ना खाने पीने के टाइमिंग्स
और सोने जागने के टाइमिंग्स, इन दो चीजों पे जरा फोकस करें। इसमें मैं फिर कहूंगी कि अगर किसी दिन कजन्स आ गए, कोई आउटिंग हो गई और बच्चा उस टाइम पे नहीं सो पाया, तो इट्स टोटली ओके। ऐसा हो जाता है सबकी लाइफ में, वी आर नॉट रोबोट्स। उसके अलावा मैं कहूंगी कि रूटीन को फॉलो किया जाए, बहुत ज्यादा टाइम टेबल में ना पड़े। एक होता है कि भाई तुमने 3 बजे पढ़ना है, और एक होता है कि तुमने आज 3 टाइम्स टेबल याद करना है। दोनों में फर्क है। क्या पता 3 बजे वो अपने उस मूड में नहीं है, अपने उस हाइट पे नहीं है कि वो अच्छे से पढ़ सके, पर 5 बजे है। तो टाइम फिक्स करने से अगर रिजल्ट नहीं आ रहा ना, तो इट्स बेटर कि आप टारगेट फिक्स करें होम स्कूलिंग के बच्चों के साथ, कि ठीक है हमें 2 दिन में ये 5 टेबल्स रिवाइज करने हैं, पक्के करने हैं। छोटा सा अपना टास्क गोल सेट करें। हो सकता है कि जो टाइम आपको सूट करता है कि भाई मैं खाना बना लेती हूँ, मैं इस वक्त फारिग होती हूँ, मैं 3 बजे पढ़ा सकती हूँ, पर 3 बजे उसका माइंड रेडी नहीं है। उसका माइंड 6 बजे रेडी हो रहा है, उसका माइंड रात को 10 बजे रेडी हो रहा है। देखो, जिसका गोल होता है ना, उसको अचीव करना होता है। जो स्टडी के गोल्स है ना, वो बच्चों के होने चाहिए। आप बच्चा और आप मिलके तो सेट कर सकते हैं, पर उसको ओन करना बच्चे का काम होना चाहिए। अब आप अपने ऊपर रख के सोचें कि अगर आपके घर में आपकी अम्मी, आपकी सास और कोई भी आके आपके सर पे एक गोल मुसल्लत कर दे कि तुमने ये 3 बजे तक करके देना है, कितना प्रेशर महसूस होगा। और अगर वो आपसे आके कहें कि देखो ये काम है, जब तुम्हें सहूलत हो कल से पहले पहले कर देना, दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि दूसरे वाले केस के अंदर आप अपना गोल खुद सेट करेंगे। ठीक है, मेरे पास काम आ गया, मैं 7 बजे, 8 बजे, सुबह 10 बजे। आपने कहा कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएं तो बहुत छोटी एज में, तो इसमें अपना काम अब खुद करने तो शामिल होता ही है। अब टाइम टेबल के हिसाब से भी आपने ट्रिक बता दी, लेकिन बाज़ औक़ात होता है माएँ कहती हैं कि बच्चों को कि जी आप स्टडीज कर लें, हम बच्चों का मूड नहीं होता, चलें ठीक आज है, आपने ये करना है। जैसे आपने ट्रिक बताई उस हिसाब से कि आपने आज अब ये स्टडीज में करना है, लेकिन शाम तक बच्चे का जब मूड ही ना बने तो फिर उस सूरत में माँ क्या करे फिर? वेरी गुड क्वेश्चन नाज़नीन। देखो, मैं इसी चीज पे आ रही थी। फिर अगर आपको जरूरत महसूस होगी कि कुछ चीजों का टाइम सेट करना है, तो देखो वो आपने अकेले नहीं करना। अगर आपका प्रॉब्लम है, मतलब आपका केस है पढ़ाई, इसमें कितने लोग शामिल हैं? एक आप और एक आपका बच्चा। जब 2 लोगों ने मिल के काम करना है ना, तो फिर आप दोनों की रजामंदी उसमें शामिल होना जरूरी है। यू सिट विद योर चाइल्ड। इसमें वक्त लगता है, पर इसमें आपको अपने बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा। दो स्टेक होल्डर्स है ना, तो दोनों की रजामंदी जरूरी है। मैंने अपने बच्चों के साथ क्या किया, मैं वो बता सकती हूँ। आई ऑलवेज सिट विद माई किड्स कि देखो आपको क्या लगता है, हमें कितने बजे क्या टाइम सेट करना चाहिए। बच्चे ने कहा मम्मा इतने बजे, इतने बजे। चलो हम 4 बजे बैठा करेंगे। बहुत मुमकिन है कि 4 बजे जब हम बैठे तो बात ना बने, फिर हम दोबारा बात करेंगे। देखो यार, 4 बजे तो चैलेंज आ रहा है, 4 बजे नहीं किया जा रहा, आप क्या करें? बच्चे कहेगा मम्मा ऐसा करें, हम 6 बजे बैठते हैं। तो इस तरह जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिलके डिस्कस करना पड़ेगा। हम अपना बनाया हुआ टाइम टेबल किसी के सर पे मुसल्लत नहीं कर सकते। देखो, यही वजह है कि बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि हमें हमेशा से क्या, अब मैं अपनी बात करूं, अगर हमेशा से मुझे स्कूल में ना टाइम टेबल मिला, इस दिन ये करना है, ये एक्सरसाइज करनी है, ये एक्टिविटी करनी है, दैट्स इट, फिर हुआ क्या, ग्रोथ रुक जाती है। कि फिर बच्चा खुद से कुछ नहीं करता। वो कहता है जितनी इंस्ट्रक्शन आई है मैं उतना ही करूंगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को जो स्कूल से होम स्कूलिंग की तरफ आए, एक चीज उनमें नोटिस करी कि आप बता दें मम्मा, आप बता दें क्या करना है, मम्मा मुझे नहीं समझ आ रहा, आप बताएं। क्यों ये आप बताएं क्यों हुआ? क्योंकि टीचर्स मुसल्लत थे हमेशा, क्योंकि टीचर ही बताते थे कि तुम्हें करना क्या है। उसने अपनी इंडिपेंडेंस को कभी इंजॉय नहीं किया था। फिर होम स्कूलिंग मॉम्स कहती है बेटा आपकी पढ़ाई है, आप बताएं ना मुझे। वो नहीं सेटिस्फाई, वो कहते हैं नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ही बताएं। इट मीन्स दे आर नॉट एंजॉइंग देयर फ्रीडम। हम उनको इंडिपेंडेंट कैसे बनाएंगे? ठीक है, अच्छा टाइम पे थोड़ी सी बात करूं। आप अपना टाइम कैसे गुजारते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अपने बच्चों के बेहतरीन रोल मॉडल्स हैं। आपने ये देखना है कि आपकी लाइफ में, आपके दिन में 3 टाइमिंग्स मौजूद है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके दिन में 3 टाइमिंग्स मौजूद होना जरूरी है, जो आपके बच्चों को भी पता हो। नंबर 1 आपका मी टाइम, नंबर 2 आपका रेस्ट टाइम। देखो दोनों अलग है। बहुत सारे लोग मी टाइम को और रेस्ट टाइम को एक समझते हैं। आपका मी टाइम अलग है, आपका रेस्ट टाइम अलग है, और आपका टाइम फॉर रिफ्लेक्शन अलग होना चाहिए। ये 3 टाइमिंग्स आपकी लाइफ में होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बच्चे की लाइफ में निकलना शुरू हो जाएंगे। मी टाइम और रेस्ट टाइम में क्या फर्क है? देखो, रेस्ट टाइम तो वो है जब आपने सुकून की नींद लेनी है, कैलुला करना है, आपने सोना है, या आपने अपनी बॉडी को ब्रेक देना है। मी टाइम क्या है? मी टाइम के अंदर आप कोई ऐसा काम करें जो आपको प्लेजर देता हो। अगर आपको लेटना प्लेजर देता है, आपका आपका मी टाइम आपका रेस्ट टाइम सेम हो सकता है। अगर आपको पेंटिंग प्लेजर देती है, अगर आपको कॉल पे बात करना अम्मी के साथ, बहनों के साथ, ये प्लेजर देता है, दैट इज योर मी टाइम। सो देर इज अ डिफरेंस
बिटवीन मी टाइम एंड रेस्ट टाइम। बच्चे की लाइफ में आपका मी टाइम है, उसका अलोन टाइम होना चाहिए। अलोन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक किताब से मैंने पढ़ा था, बच्चों को जब हम अलोन टाइम नहीं देते और हर वक्त सर पे मुसल्लत रहते हैं ना, तो वो अपनी क्रिएटिविटी को यूज नहीं कर पाते। कभी कोई ऐसा वक्त भी होना चाहिए कि बस वो और मटेरियल हो। होम स्कूलिंग मदर्स को एक प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चे ने सुबह से कुछ किया ही नहीं, अभी तक कुछ किया ही नहीं, देखो 1 घंटा हो गया, जाया कर दिया। नहीं, वो जाया नहीं हो रहा। अगर वो अपने प्रोडक्टिव मटेरियल के साथ है तो वो कुछ सोच रहा है, वो कुछ क्रिएट कर रहा है। अगर वो कहानी भी सोच रहा है तो इट मीन्स उसकी क्रिएटिविटी इस वक्त फंक्शनिंग में है, उसकी क्रिएटिविटी इस वक्त काम में है। हर वक्त इंस्ट्रक्शंस होंगी, हर वक्त टाइम टेबल, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। तो वो अपनी लाइफ और अपनी क्रिएटिविटी को कब एक्सपीरियंस करेगा? बच्चे की लाइफ में अलोन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे का टाइम टेबल होना चाहिए या रूटीन। लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। खाना पीना का टाइम सेट करना जरूरी है, सोने का टाइम सेट करना जरूरी है, पर अगर कभी आगे पीछे हो जाए तो इट्स ओके, उसको इशू ना बनाया जाए। बाकी नमाजों के औकात के हिसाब से चीजों को सेट करें और टाइम की सेटिंग बच्चे के साथ मिलके करें। अगर बात करने वाला समझने वाला बच्चा है तो अच्छा है कि आप बच्चे के साथ मिलके उसका रूटीन सेट करें। टारगेट ओरिएंटेड डे हो आपका, टाइम ओरिएंटेड ना हो कि इतने बजे ये, इतने बजे ये। वो बहुत ज्यादा रोबोट टाइप का हो जाता है। अगर ये स्ट्रेटेजी आपके साथ काम कर रही है तो इट्स ओके, पर मेरे लिए, मेरे नजदीक रूटीन ज्यादा बेहतर है टाइम टेबल से, कि मेरे पास कुछ टारगेट्स हो और फिर हम उसको अचीव करें। टारगेट्स के अंदर फॉलो अप्स बहुत जरूरी है कि सुबह आपने टारगेट सेट किया, आपने 3 बजे जरा एक छोटी सी मीटिंग करी बच्चे से, क्या हुआ बेटा, हैव यू डन? बच्चा कहेगा नहीं हो सका, तो फिर व्हाट नेक्स्ट, करना क्या है, कब करना है, कितने बजे, क्या? फिर आप बच्चे के साथ डिस्कस करें। कि जब फॉलो अप नहीं होता ना बीच में, इस वक्त फिर चीज हाथ से निकल जाती है। तो आप और आपके बच्चे की कम्युनिकेशन बड़ी क्लोज होनी चाहिए, फॉलो अप चलते रहना चाहिए, ठीक है ना। मेरे बेटे के पेपर्स खत्म हुए, मैंने उसको कहा कि स्टडी का पूरा रैक साफ करना है, क्योंकि पेपर्स हो रहे थे, बहुत सारी किताबें थी। अब हो गया तो उसको मैंने टारगेट दिया। मैंने ये नहीं कहा कि 2 बजे रैक साफ हो जाना चाहिए। सी, हम हाकिम नहीं हैं, हम उनके कंपेनियंस हैं, हम अपने बच्चों के दोस्त हैं, हम उनके फैसिलिटेटर्स हैं। बिला वजह में बच्चे के सर पे मुसल्लत हूं, नहीं अभी करो, मैं कह रही हूँ अभी करो, अभी करो। वी आर नो वन। कि हम स्पेशली जो टीनेजर्स हैं उनके साथ इस तरह बात करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जब आपके बच्चे अपने इख्तियार में आ रहे हैं ना, तो उनको अपना इख्तियार अच्छे से यूज करने दें, मुसल्लत ना हो जाए सर पे। आपको ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये जो औलाद है ना, ये अमानत है, ये मेरी नहीं है, ये अल्लाह ने कुछ वक्त के लिए दी है। जैसे ही आप देखेंगे ना बच्चा 12-13 साल का हो रहा है, वो खुद आपसे डिटैच होना शुरू होगा, वो खुद अपनी पर्सनैलिटी बनाएगा, उसके अपने लुक्स उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, उसकी पसंद नापसंद, मुझे ये नहीं ये पहनना है, मुझे ऐसे नहीं ऐसे बाल बनाने। इट इज अ बिग साइन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू तआला कि देखो ये तुम्हारा नहीं था, ये खुद अपने आप में एक पूरी पर्सनैलिटी है। उस वक्त जो अथॉरिटेटिव मदर्स होती है ना, उनको तकलीफ होती है कि ये 12 साल से तो मेरी बात सुनता था, अब क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि 12 साल आप एक गुमान में थी कि ये आपका है। 12 साल में आपने समझ लिया ये मेरी मिल्कियत है, लेकिन 12-13 साल के बाद तो वो डिटैच हो रहा है, अब वो निकल रहा है अपने खोल में से, वो माशरे में जा रहा है, उसके अपने दोस्त हैं, अपनी लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं। अब आपको फिर तकलीफ होती है। तो ये बात पहले ही समझ लीजिए कि ये एक टाइम आएगा कि आपसे डिटैच होगा। तो उस वक्त आपने अपना रेल अथॉरिटेटिव से हटाना है रोल, और दोस्त बन जाना है। हमें तरबियत इसलिए नहीं करनी कि हमारे बच्चे रोबोट्स बन जाए, हर चीज हमारे मुताबिक करें। हमें तरबियत इसलिए करनी है कि अगर मैं नहीं हूं तो वो इंडिपेंडेंटली दुनिया में अपना वक्त गुजार सके। अपने ऊपर डिपेंड ना करवाएं कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। लेट देम यूज देयर ब्रेन। तुम्हें क्या सही लगता है, क्या करना चाहिए, आपके ख्याल से क्या बेहतर है। जब मैंने मोहम्मद को अपना बुक रैक साफ करने का काम दिया तो मैंने उसको ये नहीं कहा कि तुम्हें साफ करना है। आई डिस्कस्ड विद मोहम्मद, पेपर खत्म हो गए, बुक रैक को देखो, क्या लगता है, क्या करना चाहिए। स्टार्टेड स्माइलिंग, मम्मा खराब हो रहा है। मैंने कहा तो क्या करना चाहिए बताओ। उसने कहा मैं समेटता हूँ। देखो, बात करने का तरीका और सलीका आना चाहिए, ठीक है। तो टारगेट्स पे फोकस करें और फॉलो अप को स्ट्रॉन्ग रखें। होम स्कूलिंग का मैं एक चीज आपको बता दूं, देखें, दिस इज नॉट स्कूलिंग एट होम। साइंस, इंग्लिश, उर्दू, मैथ सब पढ़ा दिया। इट इज तरबिया, इट इज तरबिया। अल्लाह का पैगाम आगे बढ़ाने वाले इंडिविजुअल्स निकालने हैं। अमरीन। अस्सलाम वालेकुम। जी अमरीन, वालेकुम आपने जैसे कहा कि बच्चों का जो स्केड्यूल है वो नमाज के अराउंड होना चाहिए। अब देखिए, मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन का इशू होता है कि बच्चे कब उठें कब सोएं। अब अगर एक 5 साल का बच्चा है तो हमारी जो फजर हो रही है 4 बजे तक हो रही है, तो क्या उस टाइम उसको उठाना चाहिए? क्या उसका देखो। प्रॉपर टाइम हो? अच्छा, देखिए, फजर में आप उठा रहे हैं, छोटे बच्चों की बात करें जिन पे अभी नमाज फर्ज नहीं है। स्लीप जी क्या जी। है? स्लीप इज अ फिजिकल नीड, फिजिकल वांट नहीं है। वांट और नीड में फर्क होता है। नीड को पूरा करना जरूरी है। अब अगर आप 5 साल के बच्चे को जिसपे नमाज फर्ज भी नहीं है, आप वो रात के 12 बजे सो रहे हो और आप 4 बजे उसको उठा दें, उसकी नीड पूरी नहीं हुई, आगे का पूरा दिन उसका बुरा गुजरेगा। स्लीप मैनेजमेंट जी बहुत जरूरी है। तो जिन पे नमाज फर्ज नहीं है उनको आप पेज दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो 4 बजे उठे, दैट इज गुड, उसकी तरबियत का पार्ट है, तो फिर आप उसको 9 बजे सुलाए ना। फिर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें
है कि वो सोए भी, उसकी जो नीड है ना नींद की, बेसिकली नींद की नीड पूरी होना जरूरी है, कि वो कैलुला भी कर रहा है तो 20 मिनट्स 30 मिनट्स का, फिर वो रात को भी जल्दी सो रहा है। ठीक है। एक जी बच्चा जो 5 साल का है, जिसपे नमाज अभी फर्ज नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती उसको उठा रही हैं और उसके अंदर एक चिड़चिड़ाहट आ रही है क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई, एक वक्त आएगा उसको नमाज बुरी लगेगी कि ये क्या है यार, मुझे नहीं उठना, और मैं उठा क्यों हूँ, उसके पास रीजन ही नहीं है उठने का, उसमें फर्ज भी नहीं है नमाज। तो उठाना अच्छी बात है, पर उसकी नीड जरूर पूरी करें। और वंस नमाज फर्ज हो जाती है तब तो रोल ही चेंज हो गया। नमाज तो जी। फर्ज है, फर्ज तो कर्ज है, फिर तो वो 4 बजे सोए या 3 बजे सोए या 1 बजे सोए, फिर तो उठना ही उठना है। ठीक है ना। लेकिन मतलब देखें, बच्चे अगर रात को 9-10 बजे भी सो रहे हैं तो वो 8-9 बजे तक सोए रहते हैं, ये सही है या उन्हें खुद ब खुद उठा देना चाहिए एक टाइम तक? देखिए, जिन पे नमाज फर्ज है उनको तो जबरदस्ती आपको उठाना पड़ेगा फजर में। ठीक है। जी। उसके बाद अगर वो अपने अस्कार करके सो जाते हैं तो नथिंग बैड अबाउट दैट। अगर उनको जी। लगता है कि दिन में सोना पॉसिबल नहीं है, मैं सुबह ही 1-2 घंटे और सो जाऊं, तो भी फर्क नहीं पड़ता ना इस चीज से। ठीक है। अगर उनकी बॉडी की क्लॉक इस तरह सेट है कि मैं सुबह 2 घंटे मजीद सो जाऊं, सपोज मैं 10 बजे उठ जाऊं, फजर में उठा, मैंने अस्कार वगैरह पढ़े और फिर मैं सो गया, फिर 10 बजे तक उठ गया या 9 बजे तक। देखिए, हेल्दी तो यही है कि सुबह जो काम हो जाते हैं ना वो शाम और दोपहर में नहीं हो पाते। जी। बच्चा सुबह उठ के अगर अपनी पढ़ाई हो गई, अपने जो भी उसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है उसे सुबह कर लिए, फिर उसके पास पूरा दिन है खेलने के लिए। उसको ये एहसास दिलाएं कि सुबह उठना सजा नहीं है। सुबह उठना इज एंजॉयबल, मेक इट एंजॉयबल फॉर किड्स। सुबह उठना उनके लिए फन होना चाहिए। जब सुबह उठना उनके लिए जहमत होगा ना तो उनको जहर लगेगा सुबह उठना, कि बस उठ जाओ। और बच्चा क्या, उठ के मैं क्या करूं, नहीं बस मैं कह रही हूँ उठ जाओ। भाई, प्लान समथिंग फॉर देम, मेक इट एंजॉयबल। सुबह उठेंगे तो करना है कुछ, व्हाट आर द टारगेट्स, क्या अचीव करना है, कहीं जाना है, कोई वॉक पे जाना है, कोई प्रोजेक्ट है, प्लानिंग करें बच्चों के साथ, उनकी सुबह को उनके लिए एंजॉयबल बनाएं, जबरदस्ती मुसल्लत ना करें। जी उम्मे मोहम्मद। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। अच्छा, मैं चाह रही थी आप आगे बढ़ने से पहले, जैसे भी आपने कहा कि बच्चे से पूछना है, हमने डिस्कस करना है कि हमने क्या करना है, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि छोटा बच्चा, मतलब क्या हम उसके सामने पहले ऑप्शन रखेंगे? बच्चे को छोटा कैसे बच्चा पता होगा? कितना छोटा? 6.5 साल का। 6.5 साल का बच्चा, मेरा बेटा 6 साल का होने वाला है। किस चीज के ऑप्शंस? यानी उसे क्या पढ़ना है, उसे कैसे पता होगा कि उसे क्या चीज करनी है, क्या हाँ मतलब ठीक है, उसकी क्या आपने चॉइसेस देनी होंगी। देखो, अगर बच्चे को आपने रीड कराना है ना, सपोज एक इंग्लिश का रीडर पढ़ाना है और आपको एक हम्म। पसंद आ गया है, तो जरूरी नहीं कि आप वही लेके बैठे, आप 4-5 बुक्स उसके पास लेके बैठे, बोले अपनी भी लेके बैठे कि मैं आज ये वाली पढ़ूंगी, आप कौन सी पढ़ेंगे। लेट द चाइल्ड पिक, उसको चॉइसेस दें ताकि वो अपने इंडिपेंडेंस को एंजॉय करे। देखो, आप 4 किताबें रखें, चारों अपनी पसंद की रख दें, फाइनली तो वो आपकी पसंद की चीज ही उठा रहा है ना। तो चॉइसेस दें छोटे बच्चों को। ठीक है। उसको ये पता होगा कि मुझे डेली कोई काम करने होते हैं, पर उन कामों में से मैं चूज करता हूँ मुझे कौन से करने हैं। वो आपको इतना छोटा बच्चा ही नहीं पढ़ाएगा, बताएगा कि आज मुझे इस्लामियत पढ़ा दें, आज मुझे इंग्लिश पढ़ा दें, वो ये नहीं बताएगा। आपने इंग्लिश पढ़ानी है तो उसके सामने इंग्लिश के ऑप्शंस रखें, फिर वो खुद चूज करेगा। आपने अहादीस पे काम करना है तो आप डिफरेंट टॉपिक्स उसके साथ डिस्कस करें, कोई कहानी निकाल लें, कुछ ना कुछ उसके लिए इंजॉयबल बनाए। देखो, पढ़ाने के 10 तरीके हैं, 10 मेथड्स होते हैं, वो इंशाल्लाह टाइम मिला तो मैं आज बता दूंगी कि कौन से 10 तरीकों से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। जी, जज़ाकिल्लाह। मतलब मुझे यही समझ आया कि इसमें जो हमारी सेल्फ प्रिपरेशन है वो बहुत मैटर करेगी ना, नहीं, बहुत कि बिल्कुल हमने जरूरी नहीं है। सेल्फ यानी कि प्रिपरेशन बच्चे को। मैटर करती है, बट ये नेसेसरी नहीं है। अगर एकदम से बच्चे ने आके आपसे कोई सवाल कर लिया, सपोज उसने आपसे किसी प्लेनेट पे सवाल कर लिया और आप प्रिपेयर्ड नहीं है, तो क्या आप ब्रेक हम्म। लेंगे कि पहले मैं प्रिपेयर हो जाऊं? नहीं। असल मजा और असल पढ़ाई कहाँ होती है, जब हम बच्चे से पहले पूछते हैं व्हाट यू नो अबाउट इट। बच्चा कहेगा ये प्लेनेट क्या है, प्लेनेट आपको क्या लगता है क्या है, अच्छा मुझे भी नहीं पता, लेट्स फिगर आउट, को पता लगाते हैं। चलो, वो किताब रखी है ना घर में, एक सोलर सिस्टम की, वो लेकर आते हैं, देन एंड देयर भी प्लानिंग हो जाती है। ये जो मौका था ना जब बच्चा पूछ रहा था, ये उसका हाइट का टाइम है, मतलब ये पीक टाइम है जब आप उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। अगर पीक टाइम को आप निकाल देंगे कि मेरी तो प्रेपरेशन नहीं है, पहले मैं नोट्स लेके बैठूं, पहले मैं ये करूं, पहले मैं प्लानिंग करूं, तो वो टाइम निकल जाएगा। आपने वह कहा कि सुबह के टाइम, उठने के टाइम को एंजॉयबल बनाएं, तो कैसे एंजॉयबल बनाएं इसको? और दूसरा ये कि 8.5 साल का बच्चा और 7 साल के बच्चे को दिन में कितने घंटे पढ़ाना चाहिए? देखिए, मैं तो इसके हक में नहीं हूँ कि आप पढ़ाई के घंटे सेट करें। मैं किस हक में हूँ, व्हाट आई डू, हम नेचुरल लर्निंग करते हैं, ठीक है, और हम इंटीग्रेटेड लर्निंग करते हैं। चले, ये दो कंसेप्ट बता दूं आप लोगों को क्या है। नेचुरल लर्निंग की उनकी लर्निंग 8 और 7 साल वाले बच्चे की, चलो 7 साल वाले फिर भी 7-8 साल वाले फॉर्मल स्टडीज की तरफ आ जाते हैं। बहुत ज्यादा घंटे फिक्स नहीं करें, टारगेट्स फिक्स करें। अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। अच्छा, ये एक छोटा सा प्लान है, एक मोटा सा प्लान भी कह सकते हैं। 1 साल का, जो हम हर साल मैं और मेरी बेटी बनाते हैं।
ठीक है, अब इसको आप गौर से देखें। हम कुछ इस तरीके से काम करते हैं। हम क्या करते हैं, मोटी मोटी 4-5 चीजें पूरे साल का टारगेट रखते हैं। मरियम है 10 साल की हुई है अभी, ठीक है, इस साल मतलब 9 से 10 पे हुई है वो। तो इस साल मैंने और मरियम ने बैठ के डिस्कस किया कि इस साल हमें क्या क्या कवर करना है। हमने गजवात निकाली, उसको नहीं पता था गजवात, मैंने उसको बहुत सारे ऑप्शन दिए। देखो हम सीरत को किस तरह पढ़ सकते हैं, हम जो जंगे हैं ना, जंगों को डिस्कस कर सकते हैं, गजवात होती हैं। फिर उसने पूछा गजवात और जंगों में फर्क क्या है, फिर वो मैंने एक्सप्लेन किया। तो उसने कहा ठीक है मामा ये वाला टॉपिक ले लेते हैं। फिर मैंने कहा और क्या करना है, मैथ्स में इंटरेस्ट है। तो मैंने उसके साथ मिल मिल के मोटा मोटा प्लान बनाया है। देखें कि अर्थमेटिक क्लास 5 की और एल्जेब्रा क्लास 6 की कंप्लीट करेंगी। ज्योमेट्री मैं मंडेलास के थ्रू कराती हूँ, वो मैं इनको कराऊंगी इंशाल्लाह। पूरे साल ये छोटा छोटा काम चलता रहेगा। उसके अलावा शी इज अ बिजनेस पर्सन, 10 साल की वो है। उनका टारगेट है कि पूरे साल में शी हैज टू ग्रो इन प्रोडक्ट्स एंड फाइनेंसेस। एटलीस्ट 5 एग्जीबिशन अटेंड करेंगी और 2 कोर्सेज कंडक्ट करवाएंगी। ये देखो एकदम से बच्चे ने प्लान नहीं कर लिया। अगर मरियम अभी 10 साल की है तो समझे 7 साल 8 साल की जब वो थी ना, तो मैं बैठ के उनसे रोजाना उनके टास्क डिस्कस करती थी कि करना क्या है, कल क्या करना है। मॉर्निंग को एंजॉयबल बनाना है तो चलो रात को बैठ के कुछ प्लान करते हैं कि कल हम क्या करें। क्या सुबह में हम बेकिंग कर लें? जरूरी नहीं सुबह में आप पढ़ाई कराएं। अगर आपको सुबह में उठाना है, एंजॉयबल बनाना है, तो गो फॉर एन एक्टिविटी। पढ़ाई से बच्चा भागता है, उसको पढ़ाई के नाम से ही कुछ होता है, ठीक है। ये अलग बात है कि आप में कितना हुनर है कि आप उसी एक्टिविटी के अंदर पढ़ाई को भी इंटीग्रेट करते हैं। वक्त मिला आज तो इसको भी समझाऊंगी कि हम एक्टिविटी में पढ़ाई कैसे इंटीग्रेट करते हैं। उसने बोला मामा मुझे अम्मा पारा तो हिफ्ज होने ही वाला है, तो उसको कंप्लीट करूंगी और फिर सूरह रहमान और कुछ और सूरतें। इल्मुल बदन उसकी प्रायोरिटी है इस साल, फॉर विच मैं अब उसका मुझे पता चला ना उसको बायो में इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मेरी डीएनसी हुई है, आई लॉस्ट माई चाइल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इस पे भी करम होगा। तो उस वक्त शी वाज लाइक कि मुझे डॉक्टर बन के बच्चे बचाने। यहाँ से मैंने बच्ची का इंटरेस्ट पकड़ लिया। उसने साइंस की किताबें खोलना शुरू ही की थी, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं उससे इल्मुल बदन पे बात करूं। देखो बदन का इल्म हासिल करना जरूरी नहीं है कि आपने बायो का पेपर देना है 9 मैट्रिक में तभी आपने बायो पढ़नी है। एक मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है कि उसको बदन का इल्म हो। इल्मुल गिज़ा और इल्मुल बदन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साइंस बैकग्राउंड नहीं है मेरा, पर आई हैव कनेक्टेड माई सेल्फ टू सम एक्सपर्ट्स जिनसे मैं ये चीजें लेती रहती हूँ। इसके लिए मैंने फिर एक डॉक्टर ढूंढी जो बाय स्टडीज भी डॉक्टर है, पर वो उसका पैशन टीचिंग है। तो वो मरियम के साथ अब बैठ के बायो इल्मुल बदन पे वो लोग अपना पूरा साल डिस्कशन करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट्स करेंगे, ठीक है। उसके इंटरेस्ट को मैंने पीछे नहीं छोड़ा कि उसने स्विमिंग सीखनी है, इंशाल्लाह एडमिशन भी हो गया है, और बेकिंग उसको ऑलरेडी आती है, उसको इम्प्रूव करना है। तो ये छोटा सा देखें एक है, हमने इसी महीने शुरू में बनाया था। हम हर साल बनाते हैं, पिछले साल का भी पूरा हुआ था टारगेट। हमें बच्चों के साथ बैठ के उनके गोल्स डिस्कस करना है। अब आप कहेंगे मेरा बच्चा इस काबिल नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े गोल सेट करें। मेरी बेटी भी नहीं थी, पर वो इस लेवल पे कब पहुंची, जब मैं शुरू में उसके साथ टाइम गुजार के डेली गोल सेट करती थी। जब हम डेली गोल सेट करते हैं ना, तो आदत पड़ती है गोल सेटिंग की, गोल सेटिंग का सलीका आता है। वही करते करते अब 10 साल की बच्ची ईयरली गोल्स पे चली गई। अच्छा, दिस इज नॉट मेड अप, ये मरियम और मैंने बनाया था, ऐसा नहीं कि क्लास के लिए, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। मैं इसी तरह मैं और मरियम बैठ के अपने गोल्स सेट करते हैं। अगर मेरी बेटी गोल सेटिंग में कहती है ना कि मुझे कपकेक बनाने हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बेकार काम है, तुम्हें चाहिए कि इस वक्त तुम सीरत पे फोकस करो और तुम हिफ्स पे फोकस करो और तुम ये करो वो करो, ये क्या फालतू शौक है। नहीं, क्योंकि अगर मैं उसके इंटरेस्ट को फैसिलिटेट नहीं करूंगी वो कभी पढ़ाई नहीं करेगी। मैंने अपने उस्ताद से सीखा कि जब भी बच्चों पे काम करना है ना, तो आपने उनके इंटरेस्ट पे काम करना है। मुझे पता लगा कि मेरे बच्चों को आर्ट्स का शौक है, मैंने ज्योमेट्री पूरी की पूरी आर्ट्स के जरिए करवा दी। मंडेलास में आपके साथ शेयर करूंगी ग्रुप पे इंशाल्लाह, किस तरह फन वे में मैंने मैथ्स करवा दी। जब वो कपकेक्स बनाती है तो उसमें कितनी सारी मैथ्स इन्वॉल्व होती है। क्या वो मेजर नहीं कर रही, क्या उसको ग्राम्स का सेंस नहीं आ रहा, क्या उसको एक उठाने का सेंस नहीं आ रहा कि इतना वजन हो गया। मैंने बताया ना कि लर्निंग की 7 स्ट्रीम्स होती हैं। जरूरी एक सवाल ये भी था कि क्या सिर्फ किताब से लर्निंग होती है? नहीं, लर्निंग के 7 तरीकेकार हैं। एक तो है एक्सपेरिमेंटेशन, बेकिंग एक एक्सपेरिमेंटेशन है, उसमें वो बहुत सारी मैथ्स कर रही है। सोप मेकिंग एक्सपेरिमेंटेशन है, साबुन बना रहे हैं, XYZ कुछ भी कर रहे हैं। इवन अगर बच्चे साबुन और पानी भर के बबल्स उड़ा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनको केमिस्ट्री की लर्निंग है। तो बच्चों को ये मत सोचे कि ये वक्त जाया कर रहा है, बेसिकली वो इस तरीके से लर्निंग कर रहा है। तो एक तरीका तो हो गया किताब से लर्निंग होती है। किताब के अलावा कौन से 6 तरीके? नंबर 2 कि वो एक्सपेरिमेंटेशन आप उसको अलाउ करें। हमारा मसला क्या है कि एक्सपेरिमेंटेशन से भागते हैं कि घर गंदा हो जाएगा। भाई या तो आप घर देख लें या तो फिर विजडम देख लें। सुल्तान बहुत छोटे थे, 1-1.5 साल पहले की बात है, अब वो 6 साल के होने वाले। उस वक्त उन्होंने डेंटोनिक का पूरा
पाउडर बाथरूम में गिरा दिया था, और जब मैं गई तो मैं एकदम हुआ कि ये क्या कर दिया। पर मैंने पॉज लिया, मैंने कहा ये आपने क्या किया। तो उस छोटे से बच्चे ने मुझे बताया, आप बिलीव करें कि मम्मा ये पाउडर जो है ना ये भारी है और पानी हल्का है, पानी सारा नाली में चला गया, पाउडर यहीं रह गया। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा एक कंसेप्ट साइंस का उसने मुझे अपने इस मैस से सिखा दिया कि पाउडर का जो वजन होता होगा वो पानी से हल्का, जो स्लोप है पानी बह गया, जो भारी पाउडर था वो वही रह गया। तो ये उसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन, उसकी लर्निंग का एक बहुत बड़ा एक स्ट्रीम है, जिसको टॉलरेंस फॉर मैस ना होने की वजह से छोड़ दिया जाता है कि यार मैस होगा छोड़ दो। तो किताब हो गई, एक्सपेरिमेंटेशन हो गई। नंबर 3, उसको ऑब्जर्व करने दें, कौन कैसे बात कर रहा है। अच्छा मैं आपको बताऊं, ऑब्जर्वेशन इतनी बड़ी लर्निंग की स्ट्रीम है ना, आपके बच्चा सिर्फ किताब से नहीं सीख रहा। जब आपको कोई टोकता है ना, जब आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, उस वक्त वो ऑब्जर्व कर रहा है कि आपका रद्दे अमल क्या है। मेरी मम्मा ने रिस्पॉन्स कैसे दिया, क्या वो फट पड़ी, क्या उन्होंने पॉज लिया, क्या उन्होंने गाली दी, क्या उन्होंने गुस्सा किया, क्या वो रोई। ये ऑब्जर्वेशन है, उसकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगी। अब आपने ये नहीं देखना कि इसको मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ानी है, आपने ये देखना है कि मैं खुद एक किताब हूँ। जो पन्ना खोलेगा मुझसे लर्न करेगा, जो सफा खोलेगा उसके अंदर लर्निंग है। छोटे बच्चों के लिए होम स्कूलिंग में ये ना सोचे कि मैंने कराना क्या क्या है। आपने छोटे बच्चों की होम स्कूलिंग में सोचना है कि मैंने क्या क्या नहीं करना, मैंने चीखना नहीं है, मैंने बदतमीजी नहीं करनी। बच्चे आप इतने स्मार्ट है ना कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं कि कब मम्मा की फेशियल एक्सप्रेशंस टाइट हो गए थे, कब रिलैक्स थे। ये ऑब्जर्वेशन है उनकी हर वक्त की लर्निंग, और इसको आप रोक नहीं सकती। देखो कोई किताब नामुनासिब लगती है हम ले लेते हैं, दिस इज नॉट फॉर यू, कोई नहीं समझ में आती अगर, पर आप तो हर वक्त आपकी जात उस बच्चे के सामने, और ऑब्जर्वेशन वो हर वक्त आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपके रद्दे अमल देख रहा है। तो ये लर्निंग कैसे रोकेंगे। तो होम स्कूलिंग का मतलब सिर्फ बच्चे पे काम नहीं है, होम स्कूलिंग का मतलब खुद पे काम है। आप जितना खुद को जानेंगे, आप जितना खुद पे काम करेंगे, उतनी आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होगी, और उतना बच्चा आपको ऑब्जर्व कर करके सीखेगा। गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, जब ऑब्जर्वेशन की बात आई तो ऑब्जर्वेशन अबाउट सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार आप महीने में अपने बच्चे के साथ बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या है। इवन 10 साल के बच्चे को पूछे तुम्हें क्या पसंद है, वो एक या दो चीजों से ज्यादा नहीं बता सकता। मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे मुझे गेम पसंद है, बस मुझे ये गेम पसंद है। क्या उसको अपनी स्ट्रेंथ्स नहीं पता। मैं मुस्कुराता ज्यादा हूँ, मैं दोस्त बना लेता हूँ। अच्छा, मैंने जब अपनी बेटी से पिछले साल की का एक जिक्र मैं आपसे करूं, मेरे घर में प्लस पॉइंट क्या है कि रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्जेशन ज्यादा है, बातचीत और मुकालमा ज्यादा है। मेरी अकल, मतलब मैं हैरान हो गई थी उसका रिस्पॉन्स सुन के। वो शायद उस वक्त 9 साल की थी। मैंने जब उसकी स्ट्रेंथ्स से पूछी, ये है करने के काम, कौन सी किताब पढ़ाएं, ये काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बोला कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। उस बच्ची ने मुझे बोला कि मैं लड़की हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। मैंने कहा अरे वाह, ये आपकी स्ट्रेंथ कैसे, आपको कैसे लगा। तो उसने कहा कि मैं लड़की हूँ ना, और लड़कियों के जरिए अल्लाह ताला और इंसान भेजते हैं दुनिया में, तो मेरे जरिए और उम्मती आएंगे दुनिया में। सुभान अल्लाह, कैसी बात है ये कि मेरे जरिए दुनिया में और उम्मत, यानी नबी की उम्मत बढ़ेगी। सोचने को तो लगेगा कि कैसी पक्की सी बच्ची है, 9 साल की उम्र में ऐसी बातें करिए, बट ऐसी बातें ही इंपॉर्टेंट है। बजाय इसके कि वो ये बोले कि मैं जो हूँ ये करूंगी वो करूंगी, मैंने इसमें टॉप कर लेना, इसमें ये कर लेना, ये भी अच्छी बात है। पर उसको ये पता है कि दुनिया में उसका काम क्या है। दुनिया में उसका काम है कि अल्लाह सुब्हानो व तआला उसको भी कुछ अमानत देंगे जिसकी उसने तरबियत करनी है, उसको दुनिया के लिए और अल्लाह के कामों के लिए रेडी कर। दिस इज मिसिंग इन होम स्कूलिंग। प्लीज, किताबों के करिकुलम आपको नेट से मिल जाएंगे, आपको एक से एक टीचर भी मिल जाएगा, आपके बच्चे पोजीशंस भी, ए स्टार्स भी लेकर आ जाएंगे। पर डोंट, ये सब के साथ साथ डोंट इग्नोर द तरबिया वाला पार्ट। वो 10 बजे आपके उठ के सारी स्टडीज करके भी दे देगा, पर अगर फजर में भी उठ के नमाज पढ़ लेगा, पर अगर उसको नमाज ही बुरी लगने लग गई तो क्या कर लेंगे आप। एक दिन आप मर जाएंगी, नमाज याद दिलाने वाला कोई नहीं होगा। तो नमाज पढ़ाना जरूरी है, उसके साथ साथ लव फॉर नमाज क्रिएट करना जरूरी है, उसकी फर्जियत और फजीलत दोनों पे बात करना जरूरी है। बच्ची अगर बायो पढ़ रही है तो उसको बायो इसलिए नहीं पढ़ानी कि तुमने पेपर देना है, उसको बायो इसलिए पढ़ानी कि इल्मुल बदन इंपॉर्टेंट है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को सुस्त मोमिन से ज्यादा चुस्त मोमिन पसंद है। तो चुस्त कैसे होगी जब अपनी बॉडी को नहीं जानोगे कि मैंने नट्स कब लेने हैं और इसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ये सब सीख रही है मरियम माशाल्लाह अभी, और मैं भी साथ साथ सीख रही हूँ। देखो, मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने होम स्कूलिंग में अपने बच्चों के साथ बहुत कुछ सीखा, और अभी बहुत कुछ सीखना है। हमें बच्चों के सामने बिल्कुल प्रो नहीं बनना कि मैं तो सब कुछ आता है और मैं होम स्कूलिंग में हूँ। नहीं, आपकी जीत इसमें आप बोले मुझे कुछ नहीं आता। मैं सजेस्ट करती हूँ अगर आपको कोई टॉपिक आता भी है ना, तो आप बच्चों के सामने प्रिटेंड करें कि अच्छा क्या होता है, क्या होता है, चलो लेट्स एक्सप्लोर, चलो कोई डॉक्यूमेंट्री देख लें, चलो कोई किताब निकाल लें, चलो बाबा से डिस्कस करें। उसके जहनों को काम दें, बजाय इसके कि रेडीमेड चीजें दे दें। होम स्कूलिंग कराना बिल्कुल मुश्किल नहीं है।
लेकिन अगर आप उसको सही डेफिनेशन नहीं समझेंगे ना तो आप गलत ट्रैक पे निकल जाएंगे। उसकी डेफिनेशन को समझे। सिंपल, मेरे उस्ताद ने मुझे डेफिनेशन हमें क्या सिखाई, होम स्कूलिंग इज रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस प्लस नेचर। बच्चे को नेचर से जोड़ें और जितने हो सके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस दें, खुद ब खुद उसकी होम स्कूलिंग हो जाएगी। होम स्कूलिंग में दो चीजें जरूरी हैं, बच्चों के पास उनके मेंटोर्स मौजूद हो प्लस एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि वो जो लर्न करें उसको एक्सपीरियंस करके लर्न करें, सिर्फ रटे नहीं। हिफ्स कर लिया पर उसको एक्सपीरियंस नहीं करा, हिफ्स कर लिया पर उसमें जो लर्निंग है उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, तो क्या फायदा। हाँ, जो अल्फाज अल्लाह का कलाम याद किया उसकी बरकतें होंगी, उसकी नेकियां भी मिलेंगी, पर अल्लाह ने ये किताब सिर्फ रटने के लिए नहीं भेजी थी ना। एक्सपीरियंशियल लर्निंग ये कि जब आप कुछ लर्न करें तो आप उसको एक्सपीरियंस भी करें, उसको महसूस करें, उसको अप्लाई करें। वेयर इज द एक्सपीरियंशियल लर्निंग? क्या आप अगर बच्चे को सब सिखा देते हैं, क्या उसकी लाइफ में वो सब कुछ एक्सपीरियंसेस के तौर पे मौजूद है? देखिए, सवाल करें अपने आप से। होम स्कूलिंग बिकम्स पॉसिबल व्हेन देयर इज अ मेंटोर एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अगर ये चीजें मिसिंग है तो समझे होम स्कूलिंग नहीं हो रही। नंबर 2, होम स्कूलिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, किताब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुकालमा, बातचीत। बातचीत कितनी है आपकी बच्चे के साथ? अब बातचीत को तोड़ें। एक बात है कमांड्स, ये उठा लो, ये कर दो, आपको इतने बजे उठना चाहिए, आपको ये करना है, ये आपका प्लान है, ये करना है, ये कमांड्स हैं, ये नहीं चलेगी होम स्कूलिंग में। बात को हमने तोड़ा दो हिस्सों में, एक है कमांड्स और एक है रिफ्लेक्टिव टॉक। पूछना करना क्या है बेटा, कैसे चलेगा ऐसे। कुछ दिन से मैं बड़ी बिजी थी, मेरा घर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, कल परसों सब बैठे, करना क्या है। मैं अकेले तो नहीं कर सकती ना कि मैं माशरे में भी काम करूं और मैं घर का भी सारा काम करूं। परसों से घर नीट एंड क्लीन पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने उनको ये नहीं कहा कि तुम ये करो तुम ये करो, मैं थक जाती हूँ। मैंने उनसे पूछा बेटा करना क्या है। उन्होंने, बच्चों ने मिलके मेरे साथ स्ट्रेटेजी बनाई। मम्मा ऐसा करती हूँ, अपना कमरा मैं कर लेती हूँ, उमर कह रहा है लाउंज मैं कर लूंगा, सुल्तान कह रहे हैं स्लीपर्स मैं सेट कर दिया करूंगा। सीरियसली मेरा टाइम नहीं लगता घर में इतना। अगर यही काम मैं उनको ऑर्डर करती, एक दिन करते, 2 दिन करते, भाग जाते। मैंने उनको आजादी दी कि वो अपनी चॉइस से खुद पिक करें और मुझे बताएं वो मेरी मदद किस तरह कर सकते हैं। देखो, बात करने का सलीका सीखना होगा। बात को हमने दो हिस्सों में तोड़ा, कमांड्स एंड रिफ्लेक्टिव टॉक। कमांड्स काम आती हैं बट नॉट ऑलवेज। कमांड शॉर्ट टर्म में आपका काम कर देंगे, उठो और अभी करके आओ, कमांड काम आ गई। पर लॉन्ग टर्म में बच्चे के अंदर काम का मिजाज पैदा नहीं होगा। उसके लिए रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्जेशन जरूरी है, यानी कि गौर फिक्र की बातें। ये खिड़की खुली हुई है, अच्छा देखो वॉशरूम की लाइट खुली हुई है, बजाय इसके कि आप कहें जाओ बेटा लाइट बंद करके आओ। मेरे घर में क्या होता है, ओहो नेमत जाया हो रही है। नेमत जाया होती है तो अल्लाह ले लेते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। लाइट बंद कर दो, नेमत जाया हो रही है, दोनों में फर्क है। नेमत के लिए बच्चा खुद उठ के भागेगा, लाइट बंद कर दो में उसकी कोशिश होगी चलो कोई और उठ के करके आ जाए, छोड़ो कोई और उठ के करके आ जाए, ठीक है ना। तो हमें बातों में से कमांड्स कम कर देनी है, रिफ्लेक्टिव टॉक यानी कि सवालात और गौर फिक्र की बातें बढ़ा लेनी है। एक सवाल आया कि उम्र के लिहाज से क्या क्या पढ़ाएं। अब तो आपको आइडिया हो गया होगा। देखो, मैंने कभी चीजों को उम्र में बाउंड नहीं किया, जितनी जल्दी जो चीज सीख ले बच्चा सीख ले। मैं अपने बच्चों के एग्जाम्पल्स क्यों दे रही हूँ, यहाँ अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरी नियत जानता, खुदनुमाई कहीं नहीं है, लेकिन मेरे पास मैं वही कोट करूंगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, इधर उधर की बातें नहीं करूंगी। उम्र के लिहाज से अगर अभी बच्ची मेरी 10 साल की है और तकरीबन इंडिपेंडेंट कुछ ना कुछ बेकिंग कर लेती है, कैसे कर लेती है। अगर मैं सोचती कि राइट एज क्या है तो वक्त निकल जाता। मैंने 6 साल की उम्र में भी स्पैचुला पकड़ाया, मैंने 7 साल की उम्र में भी बीटिंग करवाई, मैंने 8 साल की उम्र में भी जो है ना पोर करवाया। करते करते 10 साल की उम्र में वो इंडिपेंडेंट हो गई तकरीबन अपनी चीजों के साथ। मैंने 5 साल के बच्चे से कपड़े तय करना शुरू करवाए, ये नहीं सोचा तो छोटा सा है। अब सुल्तान 6 साल के होने वाले, अपना कपड़ खुद, कपड़े जैसे भी तय करे पर वो रखते खुद ही हैं। मेरे यहाँ ये नहीं है कि लॉन्ड्री हुई और अम्मी साहिबा बैठ के सबके कपड़े तय करिए। मेरे यहाँ क्या रूल है, कपड़े आए सब अपने अपने पिक करते हैं, सब अपने खुद करते हैं, बाबा के और बेडशीट्स मैं करती हूँ। इन सिस्टम्स को फॉलो करना है हमको। नंबर 3, एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए बच्चा लर्न करता है, इसलिए मैस के बारे में ना सोचे। मैस होगा तो टॉलरेंस फॉर मैस आपको अपने अंदर होम स्कूलिंग में लाना पड़ेगा, बल्कि उस मैस में उनका पार्ट बने, मतलब उनके साथ मिलके एक्सपेरिमेंटेशन करें। और उसके बाद तरबिया का बड़ा पॉइंट क्या है कि अब जब ये मैस हो गया किसकी जिम्मेदारी है, हु इज गोइंग टू क्लीन दिस अप। मुझे बच्चों के मैस से मसला नहीं है, पर मसला होता है कि उसके बाद समेटेगा कौन। तो वहां आपको एजुकेट करना है कि जब आपने फैलाया है तो वो आपने ही समेटना है। हाँ, आई कैन बी देयर फॉर हेल्प, लेकिन करना आपने। बहुत छोटी एज से बच्चों को बताएं तुम्हारी पैंट तुम्हारी जिम्मेदारी,
तुम्हारे कप तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी प्लेट तुम्हारी जिम्मेदारी। आई नेवर से कि जाओ उठाओ प्लेट उठा के किचन में रखो। किसकी प्लेट है? छोटा सा सुल्तान भी कहता है मम्मा मेरी तो कौन उठाएगा बेटा, मम्मा मैं उठाऊंगा। लेट देम नो, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने दें। मेरे कपड़े मेरी जिम्मेदारी, मेरी प्लेट मेरी जिम्मेदारी। कल को आगे जाके वो कहेंगे मेरी माँ मेरी जिम्मेदारी, मेरी बीवी मेरी जिम्मेदारी, मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी, मेरा मुल्क मेरी जिम्मेदारी, मेरा दीन मेरी जिम्मेदारी। तो बचपन से छोटी छोटी ये चीजें स्टार्ट करनी होती है। अच्छा, उसके अलावा मैंने कहा गौर फिक्र की बातें करें, रिफ्लेक्टिव टॉक, इससे उनकी बहुत लर्निंग होगी। मुझसे किसी ने जिक्र किया अबाउट रिप्रोडक्शन। अगर बच्ची ने कोई बुक पढ़ ली रिप्रोडक्शन के हवाले से तो अब क्या करें? इट इज एन अपॉर्चुनिटी। जब बच्ची ने किताब पढ़ ली तो अब आप उससे डिस्कस करें कि अल्लाह सुब्हानो तआला, देखो आपने उसको नहीं बताया कि बच्चा कैसे कैसे आ रहा है दुनिया में, एक तरीका थोड़ी है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई। सब बताओ इंसान कैसे कैसे आया दुनिया में, बच्चे को खुलवाएं। आदम अलैहिस्सलाम कैसे आए थे? उनकी माँ कौन थी, बाप कौन थे? एक लर्निंग हुई कि बगैर माँ बाप के भी अल्लाह ने तख्लीक कर दिया भाई। फिर आप पूछे अच्छा तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम कैसे आए थे? हाँ, उनके तो बाप ही नहीं थे, तो अल्लाह ताला ऐसे भी भेजता है। ये गौर फिक्र की बातें, इससे लर्निंग हो रही है। तीसरा सवाल, अच्छा अम्मा हवा कैसे आई थी? हाँ, उनके भी बाप माँ नहीं थे, वो तो आदम अलैहिस्सलाम के अंदर से अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको निकाला। ऐसे करते 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 हम रिप्रोडक्शन यानी कि अल्लाह ने जिस तरह तख्लीक किया इंसान को, कितने सारे तरीके और कितनी सारी लर्निंग आ गई। क्या सिर्फ जवान क्या बच्चे होते हैं? बच्चों से पूछें पूछें, ये शर्म की बातें नहीं है। वो सोचेंगे। आपको पता है जकरिया अलैहिस्सलाम कितने बड़े थे जब अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी? जकरिया अलैहिस्सलाम क्या औलाद हुई? सूरह मरियम के शुरू में ये जब उन्होंने पोशीदा तरीके से अल्लाह से दुआ करी। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हमें होम स्कूलिंग लेके चलनी है कि रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो किस्सा आदम आ रहा है, कोई किताब नहीं आ रही दिमाग में कि साइंस की कौन सी बुक उठाए। ठीक है, जब एज और रिप्रोडक्शन की बातें आ रही है तो सूरह मरियम दिमाग में आ रही है कि जकरिया अलैहिस्सलाम की एज ज्यादा थी। तो जब मदर फादर का कंसेप्ट आ रहा है तो ईसा अलैहिस्सलाम की बात आ रही है, अम्मा हव्वा की बात आ रही है। ये रिफ्लेक्टिव चीजें जो है ना, ये सवाल, ये लर्निंग में काम आते हैं। रिफ्लेक्टिव टॉक करना कहाँ से सीखे, कहीं से नहीं सीखे। रिफ्लेक्टिव टॉक शुरू करनी है तो सवालात करना सीखें। जब बच्चा आपके पास आता है कोई सवाल लेके तो उसकी पहली जरूरत क्या है? उसकी पहली जरूरत ये हरगिज नहीं है कि उसको जवाब दे दिया जाए। जब बच्चा सवाल लेके आता है बड़े एक्साइटेड होते हैं हम, क्या चलो अब तो पूरा ही बता दें, आओ इधर बैठो मैं बताती हूँ, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। उसको ये नहीं चाहिए, कम से कम बताना है और ज्यादा से ज्यादा उसने अपना दिमाग लगाना है। कम से कम। हमारे यहाँ उल्टा है, ज्यादा बताते हैं और भी सुन लो और बताऊं, नहीं ये गलत अप्रोच है। बच्चे ने आपसे कुछ पूछा, जितना पूछा उतना बताएं और फिर सवाल कर दें। मैं कह रही थी कि जब बच्चा सवाल लेके आए तो उसकी सबसे पहली जरूरत ये नहीं है कि उसको जवाब दे दिया जाए, उसकी सबसे पहली जरूरत है कि उसके सवाल को रिपीट किया जाए, यानी कि उसको एक्नॉलेज किया जाए। बच्चे ने कहा कि ये आइसक्रीम कैसे बनती है, तो जवाब ये नहीं देना ये क्रीम होती है, दूध होता है, ये होता है। आपको जवाब देना, अच्छा आपको ये पता चलाना है कि आइसक्रीम कैसे बनती है, वाह। उसके सवाल को रिपीट करें, क्योंकि जवाब से ज्यादा जरूरी है उसकी इमोशनल हेल्थ। एक्नॉलेजमेंट मिलना जवाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी बात को एक्नॉलेज करें, रिपीट करें। ठीक है, इवन छोटे छोटे बच्चों की, 2 साल का बच्चा कुछ भी कह रहा है उसको रिपीट करें, 4 साल का बच्चा कुछ कह रहा है रिपीट करें। दूसरी जरूरत है कि जवाब ना दें, सवाल के बदले सवाल करते हैं। अच्छा आपको क्या लगता है बेटा कैसे बनती होगी आइसक्रीम? निकलवाएं अंदर से। ये जो मशीन है ना, जब ये यूज नहीं होगी तो उस पर जंग लग जाएगा। इस मशीन को यूज करवाने के लिए जरूरी है कि सवालात किए जाए। बच्चा कहेगा मुझे नहीं पता ना, तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ, फिर भी कैसे? एट एक पॉइंट आपको लगेगा इसको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, इसको मेरी हेल्प चाहिए, तो फिर आप उसके साथ एक्सप्लोर करें। आपने कोई वीडियो देख ली, आपने कुछ आपको पता है वो बता दिया, किसी के साथ डिस्कस कर लिया। होम स्कूलिंग में भागना बिल्कुल नहीं है। आई डोंट गो फॉर बुक्स, आई गो फॉर टॉपिक्स। ये चीज आपके काम आएगी। अगर एक टॉपिक है ट्री का, मुझे ये नहीं कहना कि मुझे क्लास 3 की साइंस की बुक खत्म करानी है। वी पिक टॉपिक्स और उस एक टॉपिक को हम तकरीबन 2, 3, 4 किताबों से पूरा करते हैं। किताब पे जाने से बेहतर है टॉपिक पिक करें और उस टॉपिक को डिफरेंट, जरूरी है कि कम से कम 1 से ज्यादा किताब, कम से कम 2 किताबें आपके पास टॉपिक की मौजूद हो। टॉपिक्स को पिक करें। दरख्त, कितने किस्म के दरख्त, बुक आपको क्या कहेगी? क्लास 4 में तो भाई हमें सिर्फ टाइप्स ऑफ ट्रीज ही बताने थे, बाकी कहानी हम क्लास 5 में बताएंगे। तो वो जो बच्चे के अंदर अर्ज है, ये कॉनिफरस क्या होते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो अर्ज तो मर जाएगी ना, तो क्लास 5 का इंतजार करेगा। तो पिक अ टॉपिक और बच्चा जितनी आगे जाना चाहता है उस टॉपिक में ले जाएं। बहुत मुमकिन है कि आपका 10 साल का बच्चा 15 साल की एज के बच्चों के लेवल तक पहुंच जाए, एक्सप्लोर करते 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 करते, क्योंकि उसको बाउंड ना करें बुक्स की एज के साथ। टॉपिक पिक करें, उस टॉपिक में जितनी आगे जा सकता है जाए, जाने दें आगे उसको। ठीक है, तो ये एक बहुत आपका प्लस, आपका लर्निंग पॉइंट है कि बुक्स से हट के आप टॉपिक्स की तरफ आए
और कम से कम भी 2 किताबें होनी चाहिए, यानी मोर देन अ बुक, हर टॉपिक पे मोर देन अ बुक आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा क्या तरीका है लर्निंग का, अपने आसपास ऐसे लोग मौजूद हों जो इल्म रखते हो, इन्वायरमेंट में इल्म मौजूद हो। मतलब अगर फूफा के साथ बैठे तो पता हो कुछ सीख कर आएंगे, चाची के साथ बैठे हो तो पता है कुछ सीख कर आएंगे। इल्म वाले लोगों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आज मैं यहाँ बैठ के सेशन कर रही हूँ, बात यह है कि मेरे अंदर तो खुद ब खुद नहीं आई ना ये चीजें, मैंने कुछ वक्त इल्म वालों के साथ गुजारा, जो मेरे उस्ताद रहे, वो इल्म मुझ तक आ गया। तो इल्म वालों के साथ बैठने से इल्म आता है। अब आप ये देखें ना कि आपके बच्चों के सराउंडिंग में इल्म वाले कितने इल्म वाले मौजूद है। इवन एक दुकान वाला इल्म वाला हो सकता है, अगर बच्चा उसके पास जाके कुछ हिसाब किताब को डिस्कस करता और समझ के आ जाता है तो उसके लिए मैथमेटिकल इल्म हो गया। अगर वो अपनी दादी के पास जाके कहानियां सुनता है पुराने जमाने की और उससे उसकी विजडम बढ़ती है। इस दौर का बच्चा दादी के साथ बैठ के पता नहीं कौन सी जनरेशन की बातें सुन लेता है, कौन सी हिस्ट्री जान लेता है, कितना बड़ा इल्म का जरिया है। बड़े उम्र के लोग जो देख कर आए अपनी लाइफ में, वो मैंने अपने बच्चों ने नहीं देखा। हम सब बैठ के उनसे उनकी लाइफस्टाइल क्या था, क्या चैलेंजेस थे, उस दौर को जी के आ सकते हैं। तो इल्म वालों के साथ बैठे, इल्म वालों का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि पीएचडी की डिग्री हो उनके साथ, सिंपल एक दादी इल्म वाली हो सकती है, दुकान वाला इल्म वाला हो सकता है, पंचर वाला इल्म वाला हो सकता है, वो आपको पंचर लगाने का इल्म दे रहा है। अच्छी बातें करने की सोबत इख्तियार करें, ऐसे लोग जहाँ अच्छी बातें होती हो। अभी अगर हम ये डिस्कस करें तो हम एक इल्मी सोबत में, इस तरह बच्चों की भी ऐसी सोबत हो जहाँ वो अच्छी बातें डिस्कस कर रहे हो। इवन अगर कोई बैड एक्सपीरियंसेस आते हैं उसमें भी उनकी लर्निंग है, क्योंकि गोरे को व्हाइट को पहचानने के लिए ब्लैक देखना जरूरी है। खुशबू की अहमियत तभी होगी जब आपने कभी बैड स्मेल को एक्सपीरियंस किया होगा। जन्नत तभी अच्छी लगती है क्योंकि दोजख के बारे में वहीदें सुनते हैं। तो अगर आपका बच्चा किसी बुरी चीज से गुजरा, कोई गाली सुन ली, किसी बड़ी बुरी सोबत से होकर आया, इट मीन्स अब वो अच्छी सोबत की वैल्यू उसकी नजर में बढ़ जाएगी। टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि अब आप उसको बताएं कि ये सही और ये गलत है। तो रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्जेशन जब आपकी लाइफ में से जाएगा, तरबिया मिस हो जाएगी, तरबिया आपकी चली जाएगी। रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्जेशन, बातचीत, मुकालमा, डेली बेसिस पे बातचीत करना बहुत जरूरी है। चीज उठा लो, ये रख दो, सो जाओ, उठ जाओ, ये बातें नहीं है, इनसे निकल के कुछ और बात करनी है। अच्छा, सैरो तफरी अपनी जगह जो है वो एक बेहतरीन स्ट्रीम है विजडम की। जब बाहर जाएंगे तो अपनी एनवायरनमेंट से सीखेंगे। फील्ड ट्रिप क्या है? फील्ड ट्रिप बिल्कुल ये चीज नहीं है कि भाई आपने कोई बड़ी गाड़ी बुक करानी और सबने बढ़ के किसी फील्ड में जाना है और आपने हिल्स एक्सप्लोर करना है। नहीं, बच्चे का और आपका कदम घर से बाहर निकल गया, फील्ड में उतर गए। कभी ये ना सोचे कि मेरे बच्चों का तो फील्ड ट्रिप ही नहीं हो रहा। अगर आप 2 कदम पे चल के दुकान भी जा रहे हैं, दैट्स अ फील्ड ट्रिप। आप घर से बाहर निकल गए, फील्ड ट्रिप स्टार्ट हो गया। एक सवाल आया था कि भाई कम पैसों में कैसे कराएं होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग में पैसे की जरूरत ही नहीं है ना। ये कौन सी होम स्कूलिंग कर रहे हैं वैसे आप लोग? पैसे की जरूरत ही नहीं है। हर चीज आपके जो घर में मौजूद है ना, दैट इज मोर देन इनफ। आपको कोई जरूरत नहीं है हाई फाई कोई चीज खरीदने की। मॉन्टेसरी का सारा काम घर के अंदर मौजूद डब्बों से और चमचों से और हर चीज से हो जाता है। फील्ड ट्रिप के लिए कोई बड़े प्लान्स करने की जरूरत नहीं है। घर से निकल के टेलर के पास गई, गोश्त वाले के पास गई, रास्ते में चीजों को एक्सप्लोर किया, अल्लाह की नेमतों को देखा, रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्जेशन किया, चलते फिरते लोगों को ऑब्जर्व करा, देखा वो किस तरह कैरी कर रहे हैं खुद को। ये सब लर्निंग है, ठीक है, ये सब लर्निंग है। तो होम स्कूलिंग को ना थोड़ा बड़ा, थोड़ा खुल के सोच, इसको डब्बे में बंद नहीं करें कि होम स्कूलिंग का मतलब एक स्कूल की तरह घर में पढ़ा दिया। ये नहीं चाहिए स्कूल की तरह। फिर अगर आपको घर में स्कूल की तरह पढ़ाना है ना, इट्स बेटर कि फिर आप स्कूल भेज दें, क्योंकि आपसे ज्यादा प्रोफेशनल टीचर्स वहां पे मौजूद होंगे, तो फिर भेज दें उनको स्कूल। घर में रखने का मकसद पढ़ाई नहीं था, घर में रखने का मकसद तरबिया था, खलीफतुल अर्ज, दुनिया पे अल्लाह के खलीफा प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है उसे जैसे भी इंकरेज कर लो, उसका आंसर हो, मैं पढ़ नहीं सकी पूरा। एक सवाल आया कि बच्चों के साथ ताल्लुक कैसे मजबूत करें। देखो, पढ़ाई हो, सिलाई हो, कढ़ाई हो, वटेवर, किसी के भी साथ, बच्चे के साथ, हस्बैंड के साथ, किसी के भी साथ, अगर आपने मिलके आगे बढ़ना है किसी भी प्रोजेक्ट में, मैं और आप भी हो सकते हैं, आप और आपके हस्बैंड, आप और आपके बच्चे, ये रूल सबके लिए बता रही हूँ। अगर आपका रिश्ता मौजूद है, रिलेशनशिप मौजूद है, लेकिन ताल्लुक नहीं है, काम नहीं होगा। रिलेशनशिप तो आपका हस्बैंड के साथ भी है, आपकी मेट के साथ भी है, आप हर एक रिलेशन नेबर के साथ भी है, पर इन जरूरी नहीं कि इन सबके साथ आपका ताल्लुक भी हो। ताल्लुक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेपोर, यानी कि वो चीज जो रिलेशन को ब्यूटीफुल बनाती है, कि अगले का जी चाहे कि भाई मैं इनके साथ वक्त गुजारूं। अब अगर बच्चे का दिल ही नहीं चाह रहा वो आपके साथ वक्त गुजारे, आप रिफ्लेक्टिव टॉक कब करेंगी? आप फील्ड ट्रिप कब करेंगी? आप सारे प्लानिंग कब करेंगी? जैसे मैंने और मरियम ने प्लान बनाया, ये सब काम आप कब करेंगी? ये सब काम आप कर ही नहीं सकती, क्योंकि बच्चे का दिल ही नहीं चाह रहा ना आपके पास बैठने का। तो रिलेशनशिप तो है मदर डॉटर या मदर सन का, बट द रेपोर, वो चीज जो रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाती है, वो मिसिंग है।
ताल्लुक मिसिंग है, वो आपकी कंपनी में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। अम्मी फर्स्ट फ्लोर पे हैं, बच्चे ग्राउंड फ्लोर पे खेल रहे हैं, जैसे अम्मी ग्राउंड पे जाती है बच्चे फर्स्ट पे चले जाते हैं, यानी अम्मी के साथ रहना ही नहीं है। क्यों? या क्वालिटी टाइम मिसिंग है। एक शख्स दूसरे शख्स के साथ कब रहना चाहता है? एक शख्स दूसरे शख्स के साथ उस वक्त रहना चाहता है जब दोनों के दरमियान कोई चीजें कॉमन हो, या तो दोनों की पसंद एक जैसी हो, दोनों की सोच एक जैसी हो, तो मजा आता है। हमारे दोस्त कैसे बनते हैं? हमारे दोस्त खुद ब खुद बन जाते हैं। क्यों? क्यों ना कहीं हम उनसे मैच कर रहे होते हैं, या तो हमारी लाइक्स डिसलाइक्स सेम होती हैं, या हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत मैच करता है। कहीं ना कहीं जब मैचिंग होती है खुद ब खुद दोस्ती हो जाती है। कोई जबरदस्ती किसी का दोस्त नहीं बन सकता। इसी तरह अगर हमें बच्चों से दोस्ती करनी है, यानी ताल्लुक बेहतर करना है, तो उसका भी तरीका ये है कि हम देखें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम बच्चों के साथ मैच कर सकते हैं। अब आपको थोड़ी सी हो सकता है और लगे ये बात, पर जब आप इसको प्रैक्टिकली करना शुरू करेंगे तो आपको चेंजेस नजर आएंगे। बच्चे की हाइट से हाइट मैच करें। सुल्तान वॉशरूम गए और मैं वॉशरूम के बाहर खड़ी हो गई और मैंने नील डाउन कर लिया, यानी अपनी हाइट छोटी कर ली। जैसे ही वो वॉशरूम से निकले तो उनको इतना मजा आया कि उनकी अम्मी उनकी ही जितनी थी, और मैंने बोला मैं तो आपकी जितनी प्यारी प्यारी हो गई। और वो मेरे गले लग गए। क्या किया मैंने? सिर्फ उनकी हाइट से अपनी हाइट को मैच किया। अम्माओं के पास इतना टाइम भी नहीं है। अम्मा अगर किचन में रोटी बना रही है और बच्चा पीछे से दुपट्टा खींच रहा है, तो शी इज लीस्ट बॉदर्ड कि एक सेकंड के लिए रोटी छोड़ के उसके साथ अपनी हाइट आई कांटेक्ट मैच करे। देखो एक बच्चा आपको 15 मिनट तंग करता रहेगा, मम्मा 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 मम्मा, अगर आप 15 सेकंड उसको क्वालिटी टाइम दे देंगे ना, वो सेटल होके चला जाएगा। एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, अच्छा मुझे कोई सुनने वाला है। चीजों को मैनेज करें। होम स्कूलिंग मुश्किल नहीं है, होम स्कूलिंग को मैनेज करना सीखना है। तो बच्चे से दोस्ती कब बढ़ेगी? जब बच्चे और आपके दरमियान चीजें कॉमन होंगी। सोने उठने के टाइम कॉमन नहीं है। तुम सो जाओ, मम्मा आप क्यों नहीं सो रही? बेटा अभी मुझे काम है, मैं थोड़ी देर में सोऊंगी। ये कैसी बात है? आपके तो सोने के टाइम मैच नहीं कर रहे अक्सर खवातीन के। नहीं तुम्हारा टाइम हो गया, तुम सो जाओ। पहली चीज तो उसके जहन में आएगी जब आप नहीं सो रही मैं क्यों सो जाऊं। नंबर 2 के आपका उसका टाइम मैच नहीं कर रहा ना, तो एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है रैपोर बिल्डिंग की, जो आप मिस कर रहे हैं। अभी मुझे काम है, अभी मुझे काम है। क्या काम है भाई? आपको काम है, आप बेशक बच्चे को सुला के फिर उठ जाइएगा, पर अपने सोने का टाइम उसके सोने के साथ मैच करें। अपनी हाइट टाइम टू टाइम उसके साथ मैच करें। जब वो बात करे तो आई कांटेक्ट मैच करें। ये चाहिए, किताब से नहीं मिलेगा। ये चाहिए होम स्कूलिंग में। मैं आप कितनी देर लगेगी अगर आपकी बेटी ने पिंक ड्रेस पहना है और आप जबरदस्ती उसी दिन पिंक शलवार कमीज पहन ले और लेट हर नो कि तुम्हारी वजह से पहने। क्या ताल्लुक में ब्यूटी नहीं आएगी कि मम्मा ने मेरे लिए मेरे जैसे कपड़े पहने? मैं अभी एक सूट लेकर आई हूँ ब्लैक एंड व्हाइट। वो शर्ट और ट्राउजर थे, दोनों सेम रेगुलर प्रिंट, शर्ट भी वैसी ट्राउजर भी वैसी। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा मरियम 2 पीसेज है, एक से मैं शर्ट बना लेती हूँ, एक से आप शर्ट बना लो, दोनों ब्लैक ट्राउजर के साथ पहन लेंगे। मतलब शी इज सो हैप्पी, और वो इंतजार कर रही है कि हमारा सूट कब सिलेगा। यार ये चीजें नहीं है किताब में, पर ये होम स्कूलिंग का पार्ट है। नाम ऐसा है ना होम स्कूल, तो लगता है स्कूल एट होम। समझे इसको? तो जितना मैच करेंगे, कलर्स को मैच करें, हाइट को मैच करें, आई कांटेक्ट को मैच करें, पसंद पूछे। देखो आपको खाना तो बनाना ही है। एक बच्चे को बुलाया चुपके से, जरा मैं ये बनाऊं या ये बनाऊं, आपको क्या ज्यादा पसंद है? मैं दाल चावल बना लूं या दाल रोटी? मम्मा दाल चावल बना ले पापड़ के साथ। तो आपको तो दाल बनानी थी ना। उसको लगा था चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट, भगा दिया। अच्छा चलो ठीक है, हम दाल चावल बना लेते हैं, आपकी वजह से बनाया। अब खाने के टाइम ना उसको देख के आप मुस्कुराएंगे, तुम्हारी वजह से बनाया। ये चीजें ताल्लुक बेहतर करेंगी। अगर सुबह से रात तक सिर्फ कमांड्स चलेंगी, तुम नहाए नहीं, तुमने ये नहीं किया, तुमने ब्रश किया था नहीं किया था, ये वो यार, रिलेशनशिप तो रहेगा क्योंकि वो अल्लाह ने बना के भेजा है, पर ताल्लुक नहीं होगा। बहुत प्यारी बात बता दी। ताल्लुक क्या है? वो चीज जो रिलेशनशिप में ब्यूटी पैदा करे। वो कैसे आएगी? वो चीजें मैच करने से आएगी। खाने में पसंद को मैच करें, सोने का टाइम, जितनी चीजें मैच कर सकते हैं बच्चों के साथ मैच करें। फिर क्यों नहीं बैठेंगे? उनका इंटरेस्ट है, आप उनको कहानी सुनाएं। आपका इंटरेस्ट है मैं थक गई मैं सो रही हूँ। जब इंटरेस्ट ही मैच नहीं कर रहा है, कैसे आपका ताल्लुक बनेगा? कहानी उनका इंटरेस्ट है तो कहानी सुनानी है। उनका इंटरेस्ट है मैं लेट के सुनूंगा, आप भी लेट जाए। किसी टाइम अगर मेरा बेटा उल्टा लेटा हुआ कुछ कर रहा है तो मैं भी उल्टी जाके लेट जाऊंगी, जस्ट टू मैच द पोस्चर। आपको नहीं पता, पर जो लाशऊर है ना, सबकॉन्शियस, वो कनेक्ट कर जाता है। आपको लगेगा इससे क्या होगा, पर सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट कर जाएगा। ठीक है ना? सवालात देखूं जो पहले से आए हुए थे। एक माँ अपने बच्चों को हर चीज सिखाना चाहती है, एंगर मैनेजमेंट भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी, हर तरीके की सलाहियत। अगर इसको वो अपने ऊपर बोझ समझकर मतलब बोझ महसूस करती है, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन, इसको ले लेते हैं। हम माए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर चीज में एक्सेल करें, ना सिर्फ दुनियावी पढ़ाई बल्कि दीनी पढ़ाई भी, और सॉफ्ट स्किल्स भी। बच्चे को टाइम मैनेज करना आता हो और बच्चे को एंगर मैनेजमेंट आती हो, सब चीज। इसके लिए देखिए एक तरीका तो सब बहुत वाजे है कि आपके क्या रद्द अमल है जब एंगर आता है, आप क्या करती हैं। बच्चा वही करेगा बाद में, समझ जाए। अगर आप पॉजेज नहीं लेती है, रिएक्ट कर जाती है, रिस्पॉन्स नहीं देती, यानी रिस्पॉन्स और रिएक्शन में फर्क है। अगर आप बिना सोचे समझे धाड़ 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 शुरू हो जाती है, तो वो अपना एंगर कैसे मैनेज करेगा?
अगर गोल्स की बात है कि बच्चा ये स्किल भी सीख जाए, वो स्किल भी सीख जाए, वो स्किल भी सीख जाए, अब मैं क्या क्या सिखाऊं, हिफ्स भी करा लूं, हाँ इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस में भी डलवा दूं, क्रिएटिव राइटिंग में भी, आर्चरी भी करवा लूं, तो उसके लिए बेस्ट क्या है? कोचिंग में आपको कहाँ फायदा होता है? मैं ट्रेनर के साथ कोच भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह और कोचेस भी यहाँ पे मौजूद हैं इंक्लूडिंग फिल्जा। कोचिंग की जीत पता है कहाँ होती है? कि आपके पास 10 गोल्स है, मैंने ये भी कराना है, ये भी कराना है, ये भी कराना है, ये भी कराना है, पर यू वर्क ऑन वन प्रॉब्लम या वन गोल एट अ टाइम। फिर देखें आपकी कितनी जबरदस्त होम स्कूलिंग चलती है। जैसे मैंने आपको मरियम का प्लान दिखाया 1 साल का, तो हम ये थोड़ी रोजाना ये चारों पांचों चीजें लेके बैठेंगे, हम एक को पिक करेंगे और उसको फिर हम करते हैं चंक डाउन। अच्छा, कि अगर तुम्हें इल्मुल बदन सीखना है तो इसको अब आप चंक करें, तो कैसे सीखना है? अच्छा, डॉक्टर हायर कर ली, टीचर कौन कौन से दिन वो पढ़ाएंगी, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, क्या क्या प्रोजेक्ट्स होंगे, छोटे से छोटे गोल में उसको चंक डाउन चंक डाउन चंक डाउन करें और एक गोल पे काम करें। एक साथ सब चीजों पे काम करना मुश्किल हो जाता है। हम जो बहुत अरसे से होम स्कूलिंग करा रहे हैं हमारे लिए फिर भी आसान है, पर जो नए हैं ना वो ओवरवेलम हो जाते हैं, मैं क्या क्या करूं। मैंने एक सेशन अटेंड किया, मुझे पता चला लैंग्वेजेस पे काम करना जरूरी है, सब छोड़ के भाई लैंग्वेज के पीछे पड़े हुए हैं। फिर एक सेशन अटेंड किया, स्क्रीन दिखानी नहीं है, अब मैं स्क्रीन भी छोड़ दूं, लैंग्वेज टेड टॉक्स भी नहीं दिखा सकती, मैं क्या करूं? तो आधी अधूरी बातें ना सुने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। स्क्रीन जो है ना आइडियली 0 होनी चाहिए, पर इस दौर में जरूरत है। स्क्रीन को मैं कहूंगी इट्स अ टूल लाइक चाकू। चाकू से अगर आप सब्जी काटते हैं और अल्लाह ताला की भेजी हुई मखलूक का पेट भरते हैं खाना पका के, तो ये अच्छा पर्पस सर्व कर रहे हैं ना चाकू छुरी, पर इसी से अगर कत्ल कर दिया जाए तो इसका यूज गलत हो गया। तो इट डिपेंड्स कि आप टूल को यूज कैसे कर रहे हैं। अगर मोबाइल है तो आप उसको, अब वो आजकल के जमाने की जरूरत है। कुछ बच्चे खान अकेडमी की ऐप यूज करते हैं, वो जबरदस्त ऐप है। मुझे अपने बच्चों के साथ जब प्रोजेक्ट करना होता है तो कोई डॉक्यूमेंट्रीज दिखानी पड़ जाती है, ठीक है। अगर मुझे किसी कोई कोई दीनी कोई बयान सुनना है, मुझे सपोज मुझे तकी उस्मानी साहब का बयान सुनना है, तो मैं तकी उस्मानी साहब को कैसे अप्रोच करूंगी? कराची से बैठ के कहाँ जाऊंगी कि इस वक्त वो मुल्क के कौन से हिस्से में कहाँ है? तो मेरे लिए फिर वो मोबाइल एक मेरी जरूरत बन गया। अगर मुझे बयान सुनना है, जैसे मैं और मेरी बेटी सूरह बकरा पे अभी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो हम कहाँ से सुने वो बयान? तो इट्स लाइक छुरी चाकू जिसका यूज आपके हाथ में। बिल्कुल आप ले लेंगे इस दौर में तो क्या करेंगे? इस दौर में, इस दौर के हिसाब की चीजें हैं। या तो आप बिल्कुल शहर छोड़ के किसी गांव की तरफ चले जाएं जहाँ ये सारी चीजें है ही नहीं, फिर आपका लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया। पर आप जहाँ रह रहे हैं वहां ये आपकी जरूरत है, फिर आप उसको यूज करेंगे पर बैलेंस में। ये नहीं कि जब हो दिया तो दे ही दिया, 4 4 घंटे फिर पूछ ही नहीं रहे बच्चे क्या देख रहे हैं, और नहीं दिया तो फिर पूरा महीना गुजर गया और फिर बच्चे दूसरे बच्चों को देख के ना बेचारे डिप्रेस हो रहे हैं कि हमें तो ये सहूलत में असर नहीं। जहां तक इस्तेमाल की बात है, एक बैलेंस में रखते हुए आप उनको कोई एजुकेशनल एप्स दिखा सकते हैं, उसका पार्ट बना सकते हैं। टेड टॉक्स बहुत जरूरी है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। TED टेड, लिसनिंग से लैंग्वेज इंप्रूव होती है, तो टेड टॉक सुनना अच्छा रहता है बच्चों के लिए। डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना अच्छा रहता है बच्चों के लिए। अगर आप ये सब कुछ हटा देंगे कि हम तो मोबाइल नहीं देते, तो इसका मतलब फिर आपको खुद अपने शऊर पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज मिलेगी ही वहां से ना। आपको बयान सुनाना है, आप नई मुफ्ती साहब को ढूंढ सकती हैं, आपको वो मुफ्ती साहब तकी उस्मानी साहब इंटरनेट पे मिलेंगे। तो ये जब जिस दौर में आप हैं, अल्लाह ताला उस दौर के हिसाब से आपसे सवाल करेंगे। अब उस मोबाइल को अगर गलत तरीके से यूज किया जा रहा है तो फिर उस पर सवाल होगा। बैलेंस भी चीजों को लेके चलें, जहां तक जरूरत है वहां तक उसको इस्तेमाल करें, फिर वहां इस्तेमाल को ना खींचे। तो मैंने बताया कि जब आप होम स्कूलिंग के गोल सेट करें तो बड़े गोल सेट करें, फिर उनको छोटा 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 करते चले जाएं। इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप किसी कोच से कनेक्ट हो जाए। दोबारा से मैं आपको स्क्रीन दिखाती हूँ। मैं इस तरीके का काम बेटी के साथ इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मैं कोच हूँ। अगर आप किसी कोच के साथ मिलते हैं तो वो कोच आपका एक एक पॉइंट उठाएगा और आपके साथ उसकी पूरी लिस्ट बनवाएगा कि कब कौन सा काम किस तरह शुरू करना है। राइट, चंक डाउन करते चले जाएं, यूं स्मूथ मक्खन की तरह होम स्कूलिंग के टास्क आपके निकलेंगे इंशाल्लाह। इट्स ऑलवेज गुड टू, अगर आपसे खुद नहीं हो रहा खुद करें, नहीं हो रहा तो कोच कैन हेल्प यू। क्योंकि ये बात आप समझ लें कि आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकती, आप इंसान है कि मैं ये भी सिखा दूं और मैं वो भी सिखा दूं। एंड वन थिंग मोर आई नीड टू क्लेरिफाई हियर कि जरूरी नहीं कि आप जो है ना कोई सुपरमैन बन जाए, सुपर वुमेन बन जाए। कि एक स्ट्रेस होता है कि मैंने अपने बच्चे की होम स्कूलिंग की जिम्मेदारी अपने सर पे लिया, मुझे सबको करके दिखाना है। क्यों करके दिखाना है? यू कैन ऑलवेज आउटसोर्स। जरूरी नहीं कि आपका मेडिकल साइड भी स्ट्रांग हो तो इंजीनियरिंग भी स्ट्रांग है तो मैथ्स भी हो। आप जिस चीज में आपको लगता है कि भाई मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मुझसे बेहतर कोई और करा देगा, तो आप अपने बच्चों को आउटसोर्स कर सकती हैं। इससे उनकी सोशल डेवलपमेंट भी होगी। तो बच्चों को ना एक पिंजरे में बंद करके ना रखें कि अब मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली और आप
पिंजरे के ऊपर बैठ गए कि अब मैंने ही सब कुछ कराना है। ऐसा नहीं है, आप हमेशा आउटसोर्स कर सकते हैं। मेरा एक कोर्स चल रहा है तब्दीली के नाम से, तो जब वहाँ फिजिकल डेवलपमेंट की बात आई, जो मैं बहुत अच्छे से करवा सकती थी, पर मैंने क्या किया कि ये मेरी फील्ड नहीं है, मेडिकल साइड लाइफस्टाइल मेडिसिन। मैंने एक अपनी दोस्त को, वो डॉक्टर है, अभी यूएसए से आई थी, मैंने उनको एंगेज किया और कल मेरे पार्टिसिपेंट्स ने उनके साथ अपना टाइम स्पेंड किया और बहुत सवालात किए, क्योंकि मुझे लगा जो एक्सपर्ट बताएगी वो मुझसे ज्यादा बेहतर बताएगी। मैंने तो शर्म नहीं की कि मेरे पार्टिसिपेंट्स क्या कहेंगे कि भाई हम तो इनको पे कर रहे हैं, इनको फिजिकल डेवलपमेंट वाली साइड पे किसी और को बुला रही है। नथिंग लाइक दैट। इन हेजिटेशंस को, इन शर्म को अंदर से निकाल दें। आप हर चीज नहीं करा सकती। एक चीज दिमाग में रखें, अगर आपने सब सीख भी लिया, आपने मेडिकल भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, इंजीनियरिंग भी कर ली, मैथ्स इंग्लिश सब कुछ आपका स्ट्रांग हो गया और आप एक बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकती हैं, स्टिल एक रिसोर्स है जो हर वक्त आपके पास कम होगी। एक चीज आती है ना, मैं ही सबसे अच्छा कर सकती हूँ, मासी को हटा दूं सोच रही हूँ क्योंकि मेरे जैसी सफाई कोई नहीं कर सकता। अच्छा, मैं रोटी से नहीं बनवाऊं क्योंकि मेरे जैसी रोटी नहीं बन रही। अच्छा, मैं स्कूल से निकलवा दूं क्योंकि मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता। यार आप सब कर सकती हैं, बट इन द एंड एक चीज आपके पास लिमिटेड होगी, वो होगा टाइम। एक दिन के 24 घंटे के अंदर क्या क्या कर लेंगी। सो इट्स नॉट अबाउट वर्किंग हार्ड, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर। आज के दौर में हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। मैनेजर कौन होता है भाई? मैनेजर बनना है। मैनेजर वो नहीं होता जो सब काम खुद करता है। मैनेजर उस पोजीशन पे इसलिए पहुंचा होता है क्योंकि उसको डेलीगेट करना आता है। ये काम किसको दिया जा सकता है, ये काम किससे लिया जा सकता है, वो मैनेजर बनता है, फिर बैठ के सिर्फ साइन करता है। तो डेलीगेट करना सीखे, अपने दूसरे फालतू के घर के कामों से खुद को बचा के अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में प्रायोरिटी पे तरबिया को लेकर आइए। जब आपके घर मेहमान आए ना, तो आप उनको टाइम दें, बर्तन नहीं धोएं। मैंने बहुत सारी दफा देखा कि बस बस मैं बर्तन धो के आ रही हूँ, बर्तन धो के बस बस हो गया। क्या शो कर रहे हैं आप लोग? आपको किस चीज का सर्टिफिकेट देंगे? आपके घर रहमत आई है, आपके बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मम्मा क्या करती हैं। आप रहमत को टाइम दे रही हैं या आप ये सोच रही हैं कि लोग क्या कहेंगे, बर्तन पड़े हुए। बर्तन अगले दिन सुबह भी धुल सकते हैं, बर्तन लेट नाइट भी धुल सकते हैं। मुझे अभी पता चला, मेरी सास ने बताया कि कल तुम्हारे घर आ रहे हैं सब, बारबेक्यू करना है। इट्स ओके। अगर मैं सना पहले वाली सना होती ना, तो मैं कहती हूँ लो कल तो छुट्टी है, मासी भी नहीं है, मैं क्या करूंगी। ऐसे कैसे उन्होंने डिसाइड कर लिया मेरे घर पे? कोई बात नहीं, रहमत है, आ रही है, आने दो, आने दो। बहुत से बहुत घर की इतनी सफाई नहीं हुई होगी, इट्स ओके, इट्स ओके। किसी को, सब फैमिली है, सबको पता होना चाहिए फैमिली है। सना कैसे कुछ चाहिए, नहीं मिल रहा, किचन में जाके ले लो, इट्स ओके। मैंने अपने आप को इन चीजों से निकाल दिया। मेरे अगर स्टडी फैला हुआ है तो इट्स ओके, मेरे बच्चे होम स्कूलर्स हैं, आपको मेरे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने अपने आप को हर किसी के मुताबिक नहीं बनाना। तो होम स्कूलिंग में अपने खुद के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। एक बात मैंने की थी कि अपने बारे में जानना ना बहुत जरूरी है। हाँ, ये मेरा टॉपिक चल रहा था कि आप बच्चों के साथ कितनी दफा बैठे कि आप उनकी स्ट्रेंथ्स निकलवाएं। अगर नहीं बैठे तो आप बैठिएगा। अगर बच्चा कुछ जीता है ना, सपोज कोई ट्रॉफी जीता है, तो वो ट्रॉफी उसकी जीत नहीं है, वो ट्रॉफी क्यों जीत सका वो उसकी स्ट्रेंथ है। अगर किसी ने हिफ्स किया ना, तो आप पूछे, हिफ्स करना एक अचीवमेंट है, पर स्ट्रेंथ वो है किस वजह से तुम हिफ्स कर सके। तुम टाइम ज्यादा देते थे, तुम प्रेशर में काम कर लेते थे, तुम मेमोराइज कर लेते थे, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ्स हैं। हिफ्स कर लेना स्ट्रेंथ नहीं है, हिफ्स क्यों कर सके वो स्ट्रेंथ्स होती हैं। मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ, दिस इज नॉट माई स्ट्रेंथ, दिस इज एन अचीवमेंट। पर मैं होम स्कूलिंग क्यों कर पा रही हूँ, वो स्ट्रेंथ है। मैं टाइम को मैनेज करती हूँ, मैं काम को डेलीगेट करना जानती हूँ, किससे क्या काम करवाना है। मैंने खुद को पीपल कॉन्शियसनेस से निकाल के गॉड कॉन्शियसनेस की तरफ डाल दिया कि लोगों की फिक्र नहीं है, मैं हक पर हूँ, मैं राइट ट्रैक पर हूँ, अल्लाह मेरी हिदायत मुझे भेजे, मुझे फिर फिक्र नहीं होती लोगों की। आप अपनी जात पे जितना काम करेंगे, आपकी होम स्कूलिंग में उतनी ब्यूटी पैदा होगी। तो अपना फोकस ना आज से बच्चे से थोड़ा सा हटा के अपने ऊपर कर लें। आप जितनी ग्रूम होंगी, किताब आप पढ़ती हैं, आप ये तो पूछ रही हैं कि बच्चों को कौन सी किताबें पढ़ानी, पर उस बेचारे को अपनी माँ जो उसकी रोल मॉडल है वही किताब पढ़ते हुए नजर नहीं आती। अगर मेरा बच्चा कोई किताब पढ़ता है तो मैं बड़े उससे कहती हूँ कि मैं एक बुक क्लब रन करती हूँ माशाल्लाह ऑनलाइन। यहाँ पे कुछ होंगे लोग जो बुक क्लब में है भी, थोड़ा चले कभी अटेंड किया नहीं किया, पर है किताब से ताल्लुक है। जब माँ बुक क्लब रन कर रही है तो औलाद बुक कैसे नहीं पढ़ेगी। तो इंस्टेड के बच्चे कौन सी किताबें पढ़ेंगे, आप पहले अपने ऊपर 2 महीने लगाएं अच्छे से कि मेरी किताब कौन सी होगी। अपनी किताबों को उठा के चूमे, लव फॉर बुक्स शो करें। किताब के पास कोई आए तो फिक्र हो जाएगा, ये बड़ी कीमती चीज है, क्या कर रहे हो इसके साथ। तो अपना फोकस आपने होम स्कूलिंग में सबसे पहले अपने ऊपर रखना है। आपके चेंजेस से आपके बच्चों के अंदर चेंजेस आएंगे। एक अच्छा फर इंग्लिश बोलता है, जबरदस्त, हर चीज की इसके पास डिग्री मौजूद है, जबरदस्त हो गया दुनियावी एतबार से, पर अगर वो दूसरों के ख्याल
एहसासात का ख्याल नहीं कर रहा तो टोटल लॉस है। हुकूकुल इबाद पूरे नहीं कर रहा तो वो डिग्री टोटल लॉस है। अगर उसके माँ बाप दुनिया से एकदम चले जाते हैं, जाना ही है सबको, वो अकेले मैनेज कर सकता है? नहीं कर सकता। अपने लिए कुछ पका सकता है, अरेंज कर सकता है, मेहनत कर सकता है, वजन उठा सकता है। आपने पैम्पर किया हुआ है बच्चों, नहीं 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 मैं करके देती हूँ, मैं निकाल के, बच्चा गिर गया गिरने दें, खुद उठेगा। बच्चे का खाना कोशिश करें वो खुद निकाले, उससे गिर गया वो खुद उठाए। पैम्पर नहीं करें, बच्चों की खिदमत ना करें, तरबियत करें, उनको स्ट्रीट स्मार्ट बनने दें, उनको निकलने दें मुआशरे में, लाने दें रोटी बाहर से, लाने दें उसको आटा बाहर से। इट्स ओके। नहीं छोड़ दो बेटा मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ, या आप अच्छा नहीं करते या आप बुरा करते, ठीक है? तो बच्चों को थोड़ा इंडिपेंडेंट छोड़े तो पढ़ाई में भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जब दूसरी चीजों में इंडिपेंडेंट होंगे तो पढ़ाई में भी इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हर चीज निवाला बना बना के नहीं देनी, ऐसा नहीं चलेगा। जब आपका हाथ नहीं होगा दुनिया में तो फिर कौन निवाला बना के देगा? तो उनको अपने हाथ, अपने पैर, अपनी जबान, अपनी आंख, अपने जहन का सही इस्तेमाल करना है। सिखाएं। सिखाएंगी कैसे? सीखता इंसान एक्सपीरियंशियल लर्निंग से। जब उनको आप मौका देंगी कि आंखों को इस्तेमाल करो तो उनको पता चलेगा मुझे क्या देखना है और क्या नहीं देखना। अगर हर वक्त वो एक चश्मा लगा के बैठा हुआ है कि अम्मी ही बताती है किधर देखना है, अम्मी ने ही बताना है क्या करना है, तो अपनी आंखों का इस्तेमाल कभी सीखेगा ही नहीं। अगर आप चाहती हैं कि आप अपनी जात का सही इस्तेमाल करें तो उसको जात को इस्तेमाल करने की अपॉर्चुनिटी दें, फ्रीडम दें, उसके इख्तियार को इस्तेमाल करने दें। मुसल्लत नहीं होना, ये बच्चे अमानत है हमारे, नहीं है, ठीक है? अथॉरिटेटिव मोड से अब निकल आए, कमांड्स नहीं देनी, रिफ्लेक्टिव टॉक करनी है, ठीक है ना? हमने बहुत सारे जो सवालात आए थे असल में एक एक पिक करने के बजाय मैंने एक बिग पिक्चर में सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया, बहुत सी चीजें इससे। उम्मे इब्राहिम, उनका सवाल है कि मैं अपने बच्चों से डिस्कस करके ड्यूटीज, होम चोर्स और पढ़ाई वगैरह की टाइमिंग सेट करती हूँ, उसके बावजूद बच्चे मुझे इरिटेट करने के लिए वो चीज डिले करते हैं, हाँ तो क्योंकि ऐसे में कैसे डील किया जाए? हाँ, इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ, क्योंकि वो बच्चों का गोल नहीं है, वो आपका गोल है जो आप किसी से करवाना चाहती हैं। जिसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर मेरी सास या मेरी अम्मी आके मुझ पे कोई काम मुसल्लत कर देंगे, तुमने करना है, तो मैं एक दिन कर दूंगी, 2 दिन करूंगी, फिर मैं नहीं करूंगी। मैं वही काम दिल से करूंगी और वही काम अच्छे से करूंगी जो मेरी अपनी ख्वाहिश होगी। तो हमें बच्चों से डिस्कस करना है और उनसे उनकी ड्यूटीज वो खुद पिक करें तो ज्यादा बेहतर है। नंबर 2, होता क्या है, जैसे हमारा फोकस हटता है ना, हाथ से बात निकल जाती है। बच्चे बिगड़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? कि हमारा फोकस डेविएट हो जाता है। आपने एक बच्चे से बोला नमाज पढ़ लो और फिर आप अपने काम में लग गई। आधे घंटे बाद आपने कहा नमाज पढ़ी? नहीं पढ़ी। आपने कहा जाओ पढ़ लो, फिर आप अपने काम में लग गई। हुआ क्या कि आपका फोकस डेविएट हो गया। जब आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स चाहिए ना, ये भी तरबिया का एक मॉडल है शॉर्ट टर्म के लिए। जो कोर्स होता है ना तालीम और तरबिया, उसमें हम बहुत डिटेल में सारी चीजें करते हैं। शॉर्ट टर्म मॉडल क्या है? आपने कहा नमाज पढ़ो, अब आपका फोकस उसी पे है। पढ़ रहा हूं ना, मैं देख रही हूँ, आप जल्दी से वजू करके आए। उस वक्त आपने थोड़ा सा ना फर्म होना होता है कि मैं देख, बच्चा कहाँ भागेगा, जहां आपकी नजर हटी वहीं बच्चा भागा। तो जब हम फॉलो अप नहीं करते और जब हम अपना फोकस हटा लेते हैं ना, फिर आप बच्चे से बहस ना करें। आपका काम है फोकस करना। कैसे नहीं करेगा? बोले मैं खड़ी हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ, वजू करके आ जाएगा और नमाज भी पढ़ ही लेगा, क्योंकि आपका फोकस, उसको पता है मुझे देख रही है। अक्सर पता है क्या होता है, मम्मा से बात पूछो जब वो मोबाइल पे लगी हुई है, तब तो उनका फोकस कहीं और है, वो हाँ ही बोल देंगी। बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, तो अपने सब काम छोड़ के बच्चे पे जब आपको फौरी रिजल्ट चाहिए ना, देखो लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगी ये चीज। जब आपको फौरी रिजल्ट चाहिए, कोई चीज उठवानी है, कुछ सेट करवाना है, नमाज पढ़वानी है, उस वक्त फोकस करें कि मैं देख रही हूँ, मैं इंतजार, हाँ ठीक है मैं आपको डांट थोड़ी रही, मैं वेट कर रही हूँ, आप कर कर आए। वो नहीं भाग सकता, फिर उसके पास जगह नहीं है भागने की। वो पतली गली से जो निकलते हैं ना बच्चे, फिर वो पतली गली में असर नहीं होती, क्योंकि आपका फोकस है। जब आप असाइन कर रही हैं, सपोज ड्यूटीज आपने असाइन करी अथॉरिटेटिव मोड में, आपने असाइन करी, लेकिन आपका फोकस नहीं है कि मैं देख रही हूँ, 3 दिन गुजर गए, आप पूछ ही नहीं रही, तो फिर बात की वैल्यू खत्म हो गई। जब मेरे घर में हमने ड्यूटीज लगाई है ना परसों तरसों से, तो हम सब फोकस्ड हैं। मैं अगर पूरा दिन नहीं पूछ रही तो मैं 5 घंटे बाद एक राउंड लगाऊंगी और कहूंगी हाँ भाई ये कमरा किसका था, कहाँ गया, वो कमरा किसका था, ये किसने ली थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किसने ली थी। एक फोकस और एक फीडबैक साथ साथ चलना चाहिए। पतली गली से निकलने का रास्ता नहीं दे। जब आप पलट के पूछेंगी नहीं, अगर कोई आपको काम दे और पलट के ना पूछे तो आप भी नहीं करेंगी, क्योंकि वो आपकी पसंद का काम नहीं है, आप छोड़ देंगी। इतने इतने अच्छे हम भी नहीं है, हमें भी फीडबैक चाहिए होता है, हमें भी फॉलो अप चाहिए होता है, ठीक है ना? अक्सर लोग पैसे लेके बैठ जाते हैं, नियत नहीं होती बैठने की, लेकिन जब कोई मांगता है तो कहते हैं हाँ यार इसके पैसे वापस करने। हर किसी को फॉलो अप चाहिए होता है। फॉलो अप इज इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ में फॉलो अप नहीं है तो फिर आप समझ जाए बच्चे कभी भी ट्रैक पे नहीं आएंगे। फॉलो अप इज इंपॉर्टेंट। डांटना नहीं है, जलील नहीं करना, नाइसली फॉलो अप रखना है। हाँ भाई किसकी ड्यूटी थी, मैंने तो अपना काम, अच्छा उससे पहले मेक श्योर कि एक कमरा आपने भी लिया हुआ हो। मैंने अपना कमरा लिया हुआ है और किचन मेरा है, ठीक है? कि मैं पहले बच्चों को बोलने से पहले कि किसने अपना कमरा नहीं करा, मैं आई विल मेक श्योर कि क्या मैंने अपना कर लिया। वो अंदर ही अंदर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, हमें कह रही है अपना तो किया नहीं है। समझे इन चीजों को। हमें होम स्कूलिंग में वो चीजें करानी है जो हिडन है, जो नजर नहीं आ रही, कि अपना तो समेटा नहीं, मुझे कह रही है। तरबिया और होम स्कूलिंग अलग नहीं है।
तरबियत का पार्ट है होम स्कूलिंग। एजुकेशन और लिटरेसी में फर्क है। एजुकेटेड बनाना है या लिटरेट बनाना है। लिटरेट का मतलब जो लिखना पढ़ना सब कुछ जानता है, पर एजुकेटेड वो जो बाशऊर हो, जो अपने काम को काम समझे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। मुझे पता है ये टॉपिक आप लोग को लग रहा होगा कि भाई ऐसा होता नहीं है, पर आप मेरी टिप्स फॉलो करके देखें, ऐसा होगा। जिनको मुश्किल है ना, वो मुझसे जरा वन ऑन वन कनेक्ट हो जाए। मैं 2-3 दिन में ही इंशाल्लाह रिजल्ट आना शुरू होंगे अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि ये वाला काम मैंने बहुत सारे लोगों के साथ किया है कि मैं उनको सिखाती हूँ कि फोकस और फॉलो अप कैसे करना है। और बस वो 3 दिन भी फोकस और फॉलो अप कर लेते हैं, उनको लगता है जादू हो गया। अच्छा ये तो कर रहे हैं बच्चे, काम भी कर रहे हैं बच्चे, पढ़ने भी बैठ गए। कुछ भी नहीं है इसमें बड़ी बात, सिर्फ फोकस और फॉलो अप, दैट्स इट। जी फिल्जा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, 2-3 लोगों ने जो है वो पूछा हुआ है अलोन टाइम को दोबारा एक्सप्लेन करने का, और उसी से रिलेटेड एक सवाल है कि क्या छोटे बच्चे 7 साल से छोटे बच्चों को सुपरविजन के साथ अलोन टाइम दे सकते हैं या नहीं? हाँ, जबरदस्त सवाल है। देखो, लीव योर किड्स इन अ प्लेस जो कि एक तो लर्निंग कंड्यूसिव हो। आपने एक कमरे में छोड़ दिया और आपको पता है कि इधर वो जो भी करेगा उससे उसकी लर्निंग हो रही होगी। कहीं पोस्टर लगा हुआ है, तो कहीं किताब पढ़ी हुई है, तो कहीं कबाड़ पड़ा हुआ है एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, ठीक है ना। कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे उसको तकलीफ पहुंच सके या कोई बटन या कुछ वो खा सके। यू हैव टू मेक श्योर कि इन्वायरमेंट सेफ है। अच्छा, मैं क्लासेस वगैरह जब बच्चे छोटे भी थे ना, तो मैं कैसे ले लेती थी, क्योंकि मुझे पता होता था कि मैंने जहाँ बच्चे को छोड़ा है वो इन्वायरमेंट पूरी सेफ है। वहाँ कोई ऐसा फर्नीचर नहीं है, वहाँ गद्दा है जो नीचे पड़ा हुआ है, वहाँ कुशन्स हैं, छोड़ा जा सकता है अपने सामने। बहुत छोटे को अपने सामने सामने रखा जा सकता है, वरना बड़े बहन भाइयों के साथ भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन अपने घर का माहौल आप बेहतर जानती है। अगर बड़ा बहन भाई ही कल्प्रेट है, वही नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसके साथ छोड़ना तो गलत होगा। लेकिन आप अपने घर में कोई ऐसी इन्वायरमेंट जरूर बनाएं जो बड़ी कोजी सी, मतलब जो बड़ी कंफर्टेबल सी हो, जहाँ ऐसा फर्नीचर ना हो, जहाँ खुल के आपको पता है कि अगर मैंने 1 घंटे क्लास लेनी है और बच्चा वहाँ पे खेल रहा है तो आपको टेंशन ना हो। एक कमरा ऐसा जरूर होना चाहिए। एंड डोंट गो फॉर कि लोग क्या कहेंगे। मैंने एक अर्सा अपने घर में सिर्फ गद्दा कुशन ये चीजें रखी, तो पीस ऑफ माइंड चाहिए था। बच्चों को कब तक देखूंगी, अपने काम भी तो करने। इस बेड का किनारा ना लग जाए, टेबल का किनारा ना लग जाए, तो भाई एक कमरे में छोड़ा जाए, ये चीजें ही नहीं है। जैसे सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन का सामान है, कुछ गत्ते पड़े हुए, कुछ पेपर्स हैं, कुछ कलर्स हैं, दैट्स इट। फिर भी अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आप वहां कमरे में मौजूद रहें तो ज्यादा बेहतर है। होम स्कूलिंग में किसी खास शोबे में कैसे महारत हासिल कर सकते हैं बच्चे? देखिए, नंबर 1 तो वो शोबा वो खुद डिसाइड करेगा। जैसे एक बड़ा ट्रेंड था ना पहले कि इंजीनियरिंग पढ़ानी है लड़कों को और बायो पढ़ानी है लड़कियों को, ये पहले की बातें थी, अब नहीं चलती। उसको अगर किसी खास शोबे में महारत हासिल करनी है तो वो शोबा नंबर 1 वो खुद डिसाइड करेगा। नंबर 2, उसको शोबा पता कैसे चलेगा? एक बच्चे ने कभी इंजीनियरिंग करी नहीं तो वो कैसे डिसाइड करेगा मैंने इंजीनियर बनना है? तो इसके लिए बेस्ट क्या है कि छोटी उम्र से आप बच्चों को फ्लेवर्स दें। ये मैंने पहले भी बात बताई है सेशंस में। जैसे आइसक्रीम के फ्लेवर्स होते हैं ना, है ना, 10-12 फ्लेवर्स रखे, ये पिस्ताशियो है और ये आलमंड है, ये चॉकलेट है, ये कुल्फा है। जिसने वो फ्लेवर चखा नहीं वो कैसे बताएगा मुझे सबसे मजे का क्या लगा? सो इट्स इम्पोर्टेंट कि वो सारे फ्लेवर्स उनको छोटे छोटे कोर्सेज के जरिए, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज के जरिए, घर में कुछ कर आके, कभी बायो का कोई एक्सपेरिमेंट दे दिया, कभी कुछ करा दिया, डिफरेंट चीजों के फ्लेवर दे। आपको पता चलेगा कुछ बच्चे ने छोड़ दिया और कुछ में उसको बड़ा लगाव आया, इससे आपको उसका इंटरेस्ट भी पता चलेगा। इस तरह वही बच्चा जब बड़ा होगा ना तो उसके सामने 2 फील्ड्स नहीं होंगी, बायो और इंजीनियरिंग। उसके सामने बहुत सारी फील्ड्स होंगी। मैं ये भी बन सकता हूँ, मैं वो भी बन सकता हूँ, मैं शेफ भी बन सकता हूँ, मैं ये भी बन सकता हूँ, मैं ये भी बन सकता हूँ, मुझे इसमें भी मजा आता है, मुझे उसमें भी मजा आता है। देन लेट योर चाइल्ड डिसाइड कि उसको क्या पिक करना है। फिर वो देखो, आप किसी भी बच्चे को किसी शोबे में एक्सपर्ट बनाना चाह रही है तो ये आपका गोल है, बच्चे का गोल नहीं है। बच्चा उसमें अपना 100% नहीं देगा। याद रखिए कि वो काम अगर मैं अपनी पसंद का काम कराती हूँ ना, मैं उसमें थकूंगी नहीं। मुझे पढ़ने का शौक था तो मेरी अम्मी आके अक्सर फैन ऑन करती थी, मुझे होश ही नहीं होता था कि पंखा खुला हुआ भी है या नहीं। मुझे ट्रेनिंग्स, मेरा पैशन है लोगों को फैसिलिटेट करना। मैं 3-3 घंटे भी बोल लेती हूँ ना तो मैं थकती नहीं हूँ उससे। मैं अपने हर सेशन के बाद ज्यादा फ्रेश फील करती हूँ। बात यह है कि जब भी कोई शख्स अपनी पसंद का काम करता है ना, उसमें वो थकता नहीं है। तो अगर आपका बच्चा कोई ऐसी फील्ड चूज करता है जो उसकी पसंद की है तो यकीन करें वो सारी जिंदगी मेहनत करेगा और वो थकेगा नहीं, वो अपने काम से मोहब्बत करेगा। अगर कोई फील्ड आप मुसल्लत कर देते हैं ना उसके ऊपर, तो वो उसमें थकेगा, वो उसको बोझ समझेगा, उसको कमाना भी मुश्किल लगेगा, उसको हर सुबह ऑफिस जाना मुश्किल लगेगा, हर सुबह अपना काम करना एक बोझ लगेगा, उसको लगेगा मेरी जिंदगी के साथ क्या हो गया। तो ये स्पेस देना जरूरी है कि वो खुद क्या करना चाहता है। मेरे बेटे ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि उसको शेफ बनना है। ओके, जिस चीज को अल्लाह ने हराम करार नहीं दिया वो तमाम काम जायज और हलाल है। शेफ बनने में क्या बुराई है? हुसूल रिस्क जो है ना, हलाल रिस्क का जो हुसूल है वो सुन्नत है। हलाल रिस्क का हुसूल करना है। अब इसके पास 2 तरह की,
या तो मेरी मर्जी का काम करो या अपनी मर्जी का काम करो। जब अपनी मर्जी का काम करेंगे तो दिन रात लगा देंगे, उसमें मोटिवेटेड होंगे, उनका पैशन होगा, उसमें वो सब कुछ कर गुजरेंगे और क्वालिटी क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे। पर एक मुसल्लत किया हुआ काम ना बहुत लिमिटेड होता है। मेरे एक जानने वाले थे, वो डेंटिस्ट हैं, वो क्लिनिक पे जाते हैं जो उनको बिल्कुल नहीं पसंद, और पता नहीं 40+ की एज में उनको पता चला कि वो तो एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे। अब वो डेंटिस्ट के साथ साथ वो शादियों में जाके फोटोग्राफी करते हैं, और वो शादी में उनको रात रात भी लग जाए तो वो थकते नहीं, उनको मजा आता है, ये चीज उनको प्लेजर देती है। बाय द वे, होम स्कूलिंग मदर्स को मैं एक काम दूंगी, जो करना चाहे लिस्ट डाउन की वो कौन सी चीजें जो आपको प्लेजर देती हैं। वो पेंटिंग हो सकता है, वो आर्ट हो सकता है, वो कटिंग, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, वॉटेवर। और ये सोचिए कि आपने अपनी पसंद का काम लास्ट कब किया था। एक होम स्कूलिंग मदर के लिए बहुत जरूरी है कि वो स्ट्रेस फ्री हो। जब आप अपनी पसंद का काम करेंगे ना, आपका स्ट्रेस नीचे आएगा और आपके लिए होम स्कूलिंग कराना आसान हो जाएगी। अपनी पसंद को फॉलो करें, अपने पैशन को फॉलो करें, मजे मजे के काम करें जो आपको प्लेजर देते हैं, ताकि आपका स्ट्रेस बेहतर हो और आप अच्छे तरीके से अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए हाजिर हो सके। आपने सबके काम करने पर सबसे पहले आपने अपना काम करना है। एक मोबाइल से आप कुछ नहीं देख सकते अगर वो चार्ज ना हो, तो चार्ज योरसेल्फ विद व्हाटएवर एक्टिविटी जो आपको पसंद हो। जो एक्टिविटी आपको पसंद है, सोचिए ना आपने अपनी पसंद का काम लास्ट कब किया था, अपनी पसंद को फॉलो करें। ये चीज आपको चार्ज रखेगी और फिर आप बहुत अच्छे से अवेलेबल होंगी अपने हस्बैंड के लिए भी। हस्बैंड्स को भी एक हैप्पी वाइफ चाहिए और अपने बच्चों के लिए भी एक स्ट्रेस फ्री और हैप्पी मॉम। जी सारा, अस्सलाम वालेकुम। राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चों को सिखाना? कौन सी एज में? 8 years और 7 years। राइटिंग कौन सी, क्रिएटिव राइटिंग या हैंड राइटिंग? हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? देखो, बच्चे बचपन से ही उनको लिखने दें। हैंड राइटिंग सिखाने का क्या मतलब है, मैं सवाल नहीं समझी। मेरे बेटे को लिखने का बिल्कुल शौक नहीं है, तो उसको राइटिंग नहीं आती है, उर्दू राइटिंग भी और इंग्लिश राइटिंग नहीं आती है। तो उस चीज पे कह रही थी कि मैं अब उस पे कितना उसको फोर्स करूं या ना करूं। फोर्स नहीं करें, मेक इट एंजॉयबल फॉर हिम। नंबर 2, ये पता लगाएं कि अगर वो लिख नहीं रहा तो क्यों नहीं लिख रहा। क्या उसने बचपन में बारीक काम किए हैं, यानी कि उंगलियों और अंगूठे से किए जाने वाले काम, इसकी फाइन मोटर डेवलपमेंट हुई है? बहुत सारी दफा क्या होता है कि बच्चों के आगे मसल्स अच्छे से डेवलप नहीं होते। अब वो तो बच्चे, उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, उनको लिखने में दिक्कत होती है, मुश्किल लगता है, इसलिए वो राइटिंग से भागते हैं। तो पहले रूट कॉज को एनालाइज करें। देखो, लिखना तो है क्योंकि इवेंचुअली जाके 9 मैट्रिक के पेपर तो देने हैं या O-levels के। जब राइटिंग नहीं होगी तो क्या करेंगे? जरूरी नहीं कि आप उनसे बुक का काम लिखवाएं। अब समझे मैंने क्या कहा? वर्किंग हार्ड से ज्यादा वर्किंग स्मार्ट पे फोकस करें, ठीक है? मैंने अपने बच्चों से ग्रोसरीज की लिस्ट बनवाई है, चलो अपनी पसंद की चीजें लिखो, ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, क्या क्या लाना होगा। मेरी बेटी को कुकिंग का शौक है, तो बजाय इसके को उर्दू के चैप्टर्स लिखे या इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स और समरीज लिखे, वो रेसिपीज लिखती है। गेटिंग माई पॉइंट? वो इंग्रेडिएंट्स लिख रही है, रेसिपी कभी इंग्लिश में कभी उर्दू में, उसकी पसंद की चीज उससे लिखवाती हूँ, तो लगता है कि उसको पता ही नहीं चला, उसने 2-2 पेजेस भर दिए। वही बच्ची को अगर मैं बिठाऊंगी ना कि चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करो मम्मा, एक क्वेश्चन के बाद मम्मा अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, अब दिल नहीं चाह रहा, तो बच्चे के इंटरेस्ट को उसकी राइटिंग से इंटीग्रेट कर दें कि वो लिखना क्या, उसको पसंद क्या है लिखना। चलो बेटा जल्दी से चीज, अब हम लोग ना आज जैसे कुछ खरीदने जा रहे हैं, तुम लोगों को क्या क्या चाहिए, वो बड़ी शौक से अपनी चीजें लिखेंगे। घर में दावत हो रही है, एक बच्चे को ऑर्गेनाइजर बना दिया, क्या क्या अरेंजमेंट्स करनी है, वो ऑर्गेनाइजर बन के बड़े चौड़े हो रहे हैं, वो इतनी प्लेट्स निकालनी है, इतना ये करना है, ये डिश बनेगा, ये मीठा बनेगा। देखो, लिखना इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं किताब का ही लिखना इंपॉर्टेंट है। ग्रोसरी लिस्ट हो सकती है, टू डू लिस्ट हो सकती है, रेसिपीज हो सकती हैं, ठीक है? बच्चे ने कुछ बनाया और मैंने कहा ये कैसे बनाया, इसके स्टेप्स लिख के मुझे दो वरना मैं भूल जाऊंगी। तो बड़े शौक से सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के पहले मैंने पॉप्सिकल स्टिक्स ली, फिर मैंने रबर बैंड लिया, मैंने इनको ज्वाइन किया और उसने कुछ बनाया था, तो उसने इतना सारा लिख दिया। दूसरे बच्चे को ड्राइंग का शौक है, तो उसने क्या किया, वो जो बुक पढ़ रहा था ना उर्दू की, वो उसकी पूरी ड्राइंग बनाता, फिर 5 लाइनें लिखता, फिर नेक्स्ट चीज की ड्राइंग बनाता, फिर उसके मुताबिक 5 लाइनें लिखता बुक से देख के। तो उसकी ड्राइंग के चक्कर में वो हर बार 5-5, 6-6 लाइनें लिखता था। तो जरूरी नहीं है कि किताब का ही लिखवाया जाए। अगर सिर्फ लिखवाना इस वक्त मकसद है, तो पहले तो फिंगर मसल्स देखें वो अच्छे से डेवलप्ड है, वरना एक्सरसाइजेस करवाएं, ठीक है? तो कि उसको कोई पेंसिल पकड़ने में तो दिक्कत नहीं। स्लाइड्स बनाना ज्यादा पसंद है, वो टाइपिंग उसको ज्यादा पसंद है राइटिंग से। वो जो भी मैं उसको एक्टिविटी देती हूँ ना, वो कहता है कि मैं टाइप कर लूंगा, मैं राइट नहीं करूंगा। ठीक है, पर इवेंचुअली राइटिंग पे तो आना पड़ेगा क्योंकि पेपर्स देने होंगे, वो टाइप नहीं होंगे, वो तो रिटन में होंगे। तो आप रिफ्लेक्टिव टॉक करें, बताएं कि अब तुम इतने साल के हो, इतने साल में तुम्हें पेपर्स देने होंगे, फिर क्या करेंगे। अगर इस वक्त ही इज नॉट रेडी तो 1-8 महीना और छोड़ दें, डिफरेंट तरीकों से राइटिंग की तरफ लाएं जैसा मैंने बताया, फिर आहिस्ता 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 वो राइटिंग के साथ सेट हो जाएंगे। एकदम से किताब का काम मत लिखवाएं। इवन अगर उनको स्लाइड्स बनानी है ना, तो उससे रिलेटेड कोई राइटिंग दे दें, कैसे जरा लिस्ट बनाओ कितनी स्लाइड्स हैं, 5 स्लाइड्स हैं, हर स्लाइड का टॉपिक क्या है, कुछ ना कुछ रिटन उसके साथ इंटीग्रेट कर दें उनके इंटरेस्ट के साथ, तो हो जाता है, आ जाते हैं बच्चे। थोड़ा सा स्मार्टली डील करना पड़ता है। आप कितना लिखती हैं वैसे सारा? आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल्स वगैरह हैं? जी, मैं खुद भी जर्नल बनाती हूँ।
ठीक है, जबरदस्त। और उसको उससे भी बनवाती हूँ। हाँ, बस ये फाइंड आउट करें कि उसको लिखने में दिक्कत क्या है, फिर मुझे बताइएगा। कभी कभी लिखना ही थका देता है ना, ठीक है, तो ये वाली बात पहले कंफर्म करें, लिखने से वो थक तो नहीं रहा। फिर मैं आपने अभी फिलहाल ये कर रही हूँ कि रात को हम जर्नलिंग करते हैं दोनों, और उससे ब्लेसिंग्स लिखवाती हूँ, बस इतना ही राइट करता है पूरे दिन में। मतलब उसको फिर और कोई इंटरेस्ट नहीं है राइटिंग में। ठीक है, और फेवरेट उसका सब्जेक्ट कौन सा है? उर्दू, मैथ। इंग्लिश, मैथ्स? मैथ्स। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ जा सकती हैं जहाँ रिटन आंसर्स हो। ठीक है। ठीक है, सही। जहाँ आंसर्स रिटन में हो। असल में ऑनलाइन क्लासेस होती है ना, तो उसमें रिटर्न कम ही है। यार आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, कोई टीचर जी आके नहीं करवाएगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है पूरी। इस तरह से है कि मेरा मतलब बाकी बच्चे, मैं अगर कुछ काम दूं ना बच्चों को अपने, तो बाकी बच्चे कर लेते हैं वो असाइन जो भी करती हूँ मैं, और उनके साथ मैं खुद भी करती हूँ काम। ऐसा नहीं है कि मैं दे के छोड़ देती हूँ। लेकिन एक बच्चा है वो थोड़ा ना इस हवाले से है कि वो करना नहीं चाहता कुछ ना, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है उससे कोई भी काम करवाना। सही। तो अब दूसरे बच्चे ये देख के फिर ये होता है कि भाई वो नहीं कर रहा काम, अब मैं उसको थोड़ा स्कोल्ड करना चाहूँ, गुस्सा करूँ, तो वो चाहता है मुझे कि मैं उससे उसको प्यार करूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आता उस वक्त गुस्सा करना ज्यादा बेहतर होगा या प्यार करना, क्योंकि मेरे बाकी बच्चे भी इस चीज को फिर नोट कर रहे होते हैं अच्छा। कि उसने तो नहीं किया, अब उसको प्यार भी कर रही हैं आप। अच्छा, देखिए, गुस्सा तो हल ही नहीं है किसी चीज का भी। बात यह है कि पोलाइट रह के आप फर्म रह सकती हैं, कि देखो मैंने कहा है आपको लिखना है तो बस लिखना है। फर्म रह सकती हैं विद पोलाइटनेस, गुस्सा जरूरी नहीं है। ये ना जिद हो जाती है असल में, ये वाकई नहीं करता जब तक मैं इसको हाँ, प्यार मैं नहीं ये करूंगी इसी पॉइंट पे आ रही तो हूँ। आपका बिल्कुल भी नाम नहीं जान करता सकती है। हूँ? मुस्फिरा, मुस्फिरा। मुस्फिरा ऐसा है कि देखिए, मुझे बच्चे की हिस्ट्री चाहिए होगी कि अगर वो ऐसा बना तो क्यों बना। वो अगर ऐसे जिद करता है तो वो जिद्दी कैसे बना, कहाँ से आई ये चीज अच्छा। उसके अंदर? क्या ये जिद सिर्फ अच्छा। पढ़ाई के लिए है या ये जिद दूसरी चीजों में भी है? उसका दूसरे सिबलिंग्स के साथ कैसा ताल्लुक है? आपका रवैया उसके और दूसरे, मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं फिर मेरे पास। तो ठीक है, ये ठीक ना, है। बच्चों के बिहेवियर्स छोटे नहीं होते, जी इनको जी सरफेस बिल्कुल। लेवल पे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, इनकी रूट को पकड़ना होता है। जी जी। सरफेस लेवल पे आप एक दिन चला लेंगी, 2 दिन चला लेंगी बच्चा, लेकिन अंदर से जब वो बीमारी खत्म नहीं हुई ना, रूट, तो जी। वो फिर करेगा। अच्छा, ये असल में प्रीमेच्योर हुआ था, तो मेरी सास खुद भी साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वो ये कहती हैं कि इसको असल में शुरू से वो अटेंशन मिली है ना, उसके बाद फिर ऑफ कोर्स फिर आगे सिबलिंग्स इसके होते रहे, तो मैं इतना नहीं कर सकी, इसको तवज्जो नहीं दे सकी। हम्म। मतलब उस तरह की उस लेवल की जब उसको मैंने शुरू में दी थी, इसकी प्रीमेच्योर की वजह से। सही। माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, ज़हीन बच्चा है, अपने काम मतलब लिखाई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी ना इसके अंदर वो चीज है कि मैंने नहीं करना आगे बढ़ के काम, तो ये आपने कोई आपको जरा काम। एक हफ्ते मेरे साथ लग के उस पे काम करें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। थोड़ा सा हम ठीक है, ठीक फोकस है। रहेंगे, थोड़ा सी आपकी ट्रेनिंग होगी, आप फिल्जा के साथ सही भी है। कनेक्ट कर सकती हैं। ठीक थोड़ा है, सा ठीक है, लगना ठीक है। पड़ेगा, एक हफ्ते में आप खुद सीख जाएंगे उसको कैसे डील करना है, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो सही है, वन ऑन वन ठीक काम है। होगा। वालेकुम अस्सलाम तैयबा। मैंने थोड़ा सोशलाइजेशन का पॉइंट लिखा भी था, शायद वो इतना मिस डिस्कस हो नहीं गया हो वो। सका। बता दें, आप मुझे बता दें। स्कूलिंग हो रही है बच्चों की, तो उसके साथ बच्चों को जैसे अपनी एज के बच्चों के साथ इतने फ्रेंडली नहीं है और इतनी सोशलाइजेशन में वो नहीं है, मतलब हर जगह मतलब ठीक है, कंफर्टेबल नहीं है। पार्क्स वगैरह में भी जा रहे हैं तो उनको पर्सनल स्पेस चाहिए कि मतलब सब बच्चे नहीं हो तो हम स्लाइड करेंगे। सही है। तो इसको किस तरह लेके चला जाए? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, ये चीज मैंने बड़ा देखी है। अगर किसी को बाकी के 4 बच्चों की स्लाइड नहीं करनी ना साथ, तो इट्स ओके। आप ये सिर्फ अपने ऊपर रख के सोचें कि आप अगर एक नई नई जगह गई हैं, सपोज अपने ससुराल आई हैं, और आपने किसी स्पेसिफिक महफिल में नहीं बोलना, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, आप नहीं हो उस जगह पे, और आपके हस्बैंड और सास आपके पीछे पड़ जाए, नहीं ना, जाओ ना, बात करो ना, बोलो ना, तुम डिस्कस करो, आप कहेंगे मुझे छोड़ दो, मेरी मर्जी। इसी तरह स्लाइड्स पे जाना, जंपिंग कैसल्स पे जाना, जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, वो उनके लिए कभी कभी एक नई जगह होती है जहाँ सब लोग अनजान होते हैं। अपने ऊपर पूरी चीज रख के सोचे ना, एक नई महफिल, नए लोग, एकदम कोई आपको पुश करे कि नहीं तुम जाओ जाओ जाओ, नहीं बंदा कंफर्टेबल फील करता, तो उस वक्त लेट देम डू, उनको जैसे करना है। बाद में आपने घर पे आके उनसे रिफ्लेक्टिव टॉक करनी है और निकलवाना है कि आखिर वो ऐसे क्यों करते हैं, क्या चीज है, कहीं वो लो सेल्फ स्टीम का शिकार तो नहीं है कि हम कमतर हैं, हम उनके जैसे नहीं हैं। ये निकलवाना पड़ेगा उस वक्त पॉइंट पे। अगर दे आर नॉट रेडी तैयबा, तो उनको फोर्स ना करें। फोर्स करा के आप कितना खेलवा लेंगी, अगर वो आपके कहने से खेल भी लेंगे ना, तो उसको एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, वो एक ऑर्डर और एक कमांड को पूरा कर रहे होंगे। आपको अलग से बच्चे पे काम करना है कि अगर वो ऐसा करता है, और यकीन करें बच्चों के अंदर से निकल के आएंगी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, नहीं वो मुझे देख रहा था, और मेरे कपड़े ऐसे थे, बहुत सी चीजें निकलेंगी। फिर आपको पता चलेगा कि इसके खेलने पे काम नहीं करना, इसकी सेल्फ स्टीम पे काम करने की जरूरत है। और उसमें अगर बच्चे जैसे अपनी एज के लोगों से ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो रहे, मतलब थोड़ा नहीं मजा आ रहा
उनको फ्रेंडशिप नहीं हो रही है और दूसरों से मतलब थोड़े ऑर्डरिंग वाला उनका वे बन जाता है, तो उस सूरत में क्या किया जाए? क्योंकि ज़ाहिर वो घर में अकेले ही रहे हैं, तो वो फिर तो सबको इसी देखो, तरह लेके चल रहे हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में 4 चीजें हैं ना, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल और का डेवलपमेंट भी। तो ये 4 चीजों में सोशल डेवलपमेंट भी एक बड़ा पार्ट है। अगर आपने एक बच्चे की तरबियत करनी है ना और उसको एक बेहतरीन इंसान बनाना है, तो इन चारों डायमेंशन में काम करना होगा कि वो एक चुस्त और एक्टिव और फिजिकली फिट भी हो, इमोशनली भी कॉम्पिटेंट हो, इंटेलेक्चुअली भी उसकी विजडम का लेवल अच्छा हो और सोशली भी वो बाहर लोगों के साथ डील कर सके। तो सोशल डेवलपमेंट को साइड पे नहीं रखा जा सकता। आपको उसकी सोशल डेवलपमेंट में अब सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे इनको सोशली डेवलप करना है तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। उनकी कोई क्लासेस अरेंज करवाई जा सकती हैं, उनकी इंटरेस्ट निकलवाएं। अगर बच्चे को कंफू वगैरह इन चीजों का शौक है तो आप बेशक उसी की क्लास में भेजें। बच्चे की पसंद के मुताबिक उसको कहीं घर से बाहर निकालें। कहीं भी जाएगा क्लास में अकेला तो नहीं होगा, उसके जैसे और बच्चे भी होंगे जहां और वो बच्चे और आपके बच्चों का इंटरेस्ट सेम होगा। मैंने क्या बताया था सेशन के शुरू में, दोस्ती कहाँ होती है? जब इंटरेस्ट सेम होते हैं। जब आपको आपके बच्चे जैसे ही दूसरे बच्चे मिलेंगे ना, उनकी ऑटोमेटिकली वहां दोस्ती होना शुरू होगी। गेटिंग माय पॉइंट? जी, बीच में लेकिन असल में यही प्रॉब्लम है ना कि जो हम लोग बहुत लिमिटेड स्पेस में रहते हैं, तो उधर अपने आपको माइंड बाहर माइंड निकालना से पड़ेगा। और बाहर निकालने के लिए ये नहीं कि आपने कोई हाई फाई जगह ढूंढ ली जहाँ बच्चा अनकंफर्टेबल है। आप वो जगह ढूंढ लें जो बच्चे का इंटरेस्ट है, ताकि उसको और वहां अगर अपने इंटरेस्ट वाले लोग नजर आए। अच्छा, और अगर बच्चे को जैसे हमारी तरफ जरा गार्डनर्स वगैरह हैं, इनसे बच्चे का इंटरेस्ट है तो और बहुत उनसे जरूरी है। बातचीत करना चाहता है। देखो, सोशल डेवलपमेंट में एक चीज समझ लीजिए कि जरूरी नहीं जैसा स्कूल्स में होता है ना कि अपनी एज के बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग है। स्कूल जाके बच्चा या तो अपनी एज वालों के साथ मिलता है या अपनी टीचर से मिलता है। होम स्कूलिंग की सबसे खूबसूरत बात ये भी है कि होम स्कूलिंग में बच्चा हर एज ग्रुप के साथ मिलता है। अपने से छोटा वाला भी उससे दोस्त हो सकता है, अपने से बड़ा भी हो सकता है, चाची भी हो सकती है, मामू भी हो सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट कभी भी ऐसी नहीं है कि अपनी ही एज के साथ हो। विजडम कब बढ़ेगी? जब बच्चा अपने से बड़े एक्सपीरियंस या अपने से बड़ी उम्र वालों के साथ वक्त गुजारेगा, तो वो बड़ों की तरह सोचेगा। स्कूल में बच्चे एक ही लेवल के होते हैं ना, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना बढ़ता नहीं है क्योंकि सब एक ही लेवल के हैं। होम स्कूलर्स का अमूमन देखा गया इंटेलेक्चुअल लेवल बड़ा क्यों है? क्योंकि अमूमन उनका वक्त अपने से रुतबे में, एक्सपीरियंस में, उम्र में बड़े लोगों के साथ वक्त गुजरता है, तो वो सोशली ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। तो अगर गार्डन के साथ टाइम स्पेंड करना है, करने दें। गोश्त वाले के साथ जाके बात करने दें, दुकान पे जाके डील करने दें, मोची के पास बच्चों को भेजें, रोटी लेने बच्चों को भेजें या उनके साथ जाएं। लेट देम डील, ये उनकी सोशल डेवलपमेंट है। सही। मैं क्वेश्चन कर लूं क्लास? जी बिल्कुल कर लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर इंशाल्लाह ग्रुप पे लेंगे। मेरे जो बेटी है राबिया, वो बहुत अपनी अच्छी पेस पे होम स्कूल कर रही थी, और लेकिन जब जो आपने सारे पॉइंट्स बताए मैं फॉलो भी कर रही, तो मुझे पसंद भी है। लेकिन जब मेरे हस्बैंड को ये पता चला कि इन द एंड पेपर्स ही देने हैं, और पेपर्स में तो फिर जाहिर है वो अपनी मर्जी की चीजें सारी उम्र तो नहीं कर सकते ना, उसमें सब्जेक्ट्स को भी फॉलो करना होता है। फिर उन्होंने हेल्प लेने से भी मना किया, बाहर के जब ट्यूटर्स ही लगाने हैं या आउटसोर्स करना है तो फिर स्कूल डालो। तो ये पॉइंट्स, और फिर दूसरे रिलेटिव्स भी उनको मेरी सेहत और सब नजर आती, तो ये 3-4 पॉइंट्स थे होम स्कूलिंग में। लेकिन जैसे अभी आपने कहा ना कि पसंद के काम तो करवा लिए हैं बच्चों से, लेकिन वो कर अपनी पेस पे आराम से पढ़ रहे हैं, लेकिन इन द एंड ऐसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं जो उनका शौक नहीं है, तो उसका हम क्या जवाब दें सबको? देखिए, वैसे तो इस सेशन इज अराउंड होम स्कूलर्स, लेकिन मैं ना बच्चों में फर्क नहीं करती। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसमें भी अल्लाह की तरफ से खैर है। नहीं, स्कूल जी मैं सॉरी, अगर मैं होम स्कूल करवाती रहूं और ये सवाल रेज हो रहा था बार बार कि जब इन द एंड अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने और फिर स्पीड भी देखनी है और सारे सब्जेक्ट्स का पेपर देना है, तो फिर अपनी पसंद क्या मैटर करती है? जैसे आपने भी कहा कि 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए अपने बॉडी के बारे में या कुछ जो पसंद है, लेकिन जो नहीं पसंद उसका फिर हम क्या करें? लेकिन जो नहीं पसंद, देखिए इल्म किसी भी किस्म का हो वो अल्लाह से कनेक्ट करता है। अगर आप फिजिक्स को फिजिक्स समझ के पढ़ रही है ना, तो उससे वो फायदा नहीं होगा। जबकि अगर आप फिजिक्स को एक ऐसी चीज समझें जो अल्लाह से कनेक्ट करती है, जिसमें आपको अल्लाह की कुदरत नजर आए, तो इल्म में अगर दूसरे सब्जेक्ट भी बच्चा पढ़ रहा है ना अपनी पसंद के अलावा, तो अगर उसको अल्लाह से कनेक्ट कर दिया जाए ना, तो उस सब्जेक्ट में खुद ब खुद खूबसूरती पैदा हो जाती है। नंबर 2, इवेंचुअली तो देखिए पेपर देने हैं बच्चों को ना, डिग्री तो लेनी है, दुनिया में रह रहे हैं, तो
सिर्फ इस वजह से कि ये एक सब्जेक्ट इसकी पसंद का नहीं है, तो अब क्या करें। अच्छा, ये दूसरा मैसेज बच्चों को देखना है कि देखो हर वक्त तो हमारी पसंद की चीज हमें नहीं मिलेगी ना, ये लाइफ है। सिर्फ जन्नत ऐसी जगह है जहाँ सब हमारी पसंद का होगा, दोज़ख ऐसी जगह है जहाँ कुछ हमारी पसंद का नहीं होगा। ये दुनिया है, यहाँ मिले जुले मामलात होते हैं। यहाँ पे कभी हमारी पसंद की चीज है तो कभी पसंद की नहीं है, कभी हमें खुद के लिए करना है तो कभी दूसरों के लिए करना है, कभी सिस्टम को फॉलो करना है। जो शख्स हमेशा सिर्फ ये सोचेगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद को ही फॉलो करना है, तो उसका दूसरों के साथ गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। तो जब वो मैट्रिक में पहुंचेगी ना आपकी बेटी, और उसको सब्जेक्ट चूज करने होंगे, तब उसको फ्रीडम दें कि तुमने बायो की तरफ जाना है, कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना है, इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, आर्ट्स की तरफ जाना है। जो बाकी पाकिस्तान स्टडीज उर्दू इंग्लिश पढ़नी है, उसको बोले ये तो उसका पार्ट है, ये तो पढ़नी होगी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अल्लाह से कनेक्ट करते हैं। देखो, अगर हम सिर्फ और सिर्फ गुड एक्सपीरियंसेस देंगे ना, तो बच्चा स्ट्रांग कैसे होगा। बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से बच्चा स्ट्रांग होता है। उसको ये पता हो कि हमेशा लाइफ में मेरी नहीं मानी जानी, मुझे भी कभी किसी की माननी है। अगर 4 सब्जेक्ट में अपनी पसंद की पढ़ रही हूँ ना, तो 2 सब्जेक्ट मुझे सिस्टम के पसंद के भी पढ़ने। इट्स जैसे ओके, नमाज है, अभी नहीं भी दिल करा लेकिन पढ़नी तो है बच्चों के लिए। पढ़नी तो है, क्योंकि देखो जिंदगी में इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं खुद सर हो जाऊं, सब कुछ अपनी मर्जी का करूं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि मैं ऐसी मुसलमान बन जाऊं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, पर जब किसी को मेरी जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। तो अब जब हमेशा आप अपनी ही चलाएंगे तो आप दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं रख सकते अपना आप। है तो ये सब्जेक्ट्स, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से जाके कनेक्ट हो रही है वाली बात कि यार कोई बात नहीं है, 4 चीजें मेरी पसंद की तो 2 चीजें किसी और की पसंद की भी हो सकती हैं, 2 चीजें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती हैं। अल्लाह ताला कभी मुझे किसी सिचुएशन में भी डाल सकते हैं जो मुझे पसंद ना हो, पर मुझे करना होगा। वो शुरू होती है ना, तो जब बच्चों को अपनी पसंद नापसंद की चीजें वो लोग कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद उनकी आदत पक्की हो जाती है कि बस अब ये करना है और ये नहीं करना। नहीं तो ये आपको बैलेंस लेके चलना है। जी जी। देखिए मैं बहुत खिलाफ हूँ इस चीज के। हम क्या देखो, एक तो हुई पढ़ाई के अलावा भी ना लाइफ में मैं जरूरी नहीं कि बच्चा जो मांगे मैं दे दूं। मेरे लिए हाँ से नो कहना भी कभी कभी बहुत बेहतर होता है। नो की आदत डालना जरूरी है। सिर्फ हाँ माँ बाप तो पूरी कर देंगे, जब शादी करके बच्चियां जाएंगी वहां हर वक्त यस नहीं मिलेगा, फिर क्या करेंगी, फिर टूट जाएंगी इमोशनली, फिर तो उनको नो सुनने की आदत ही नहीं होगी। समझ रही, फिर वो औलाद की भी हाकिम बन जाएंगी, वो शौहर की भी हाकिम बनना चाहेंगे, वो ससुराल की भी हाकिम बनना चाहेंगे। वो पोजीशन नहीं मिलती, जरूरी नहीं कि मिले। हर वक्त हाँ कहना इज नॉट हेल्दी। बच्चों को एट टाइम्स नो भी बोलो, उनको नो की आदत डाले। मेरी बेटी आज आई थी बाहर से, उसने फ्रेंच फ्राइज की जिद लगाई। मैं चाहती मैं दे सकती थी, पर मैंने कहा नो, दिस इज नॉट द राइट टाइम, नॉट नाउ, अभी नहीं, क्योंकि अभी आलू मटर चावल बने हुए, अभी हम वो खाएंगे जो खाना है। तो नो कहना बच्चे को बाहर के लिए आप रेडी कर रही हैं, क्योंकि ये सारी पैम्परिंग आप करेंगी, बाहर वाले नहीं करेंगे। उस आउटसाइड वर्ल्ड के लिए उनको तैयार करें कि उनको नो सुनने की आदत हो। I just want to add one thing सना यहाँ, कि ना ही तो बहुत ज्यादा यस बोलना है हर चीज में, और ना ही बहुत ज्यादा नो बोलना है कि हर चीज के ऊपर नो ही नो चल रहा हो। हाँ ये तो जाहिर है। आपने जो एक वो बैलेंसिंग वाली बात की ना, तो बैलेंसिंग होनी चाहिए। बहुत ज्यादा नो भी जो है ना, वो एक नहीं हाकमियत जताने और हाकमियत चलाने के ऊपर लेके जाती है बच्चे को। बिल्कुल, कि मैं बचपन में जो है बहुत ज्यादा नहीं नहीं सुना है ना, अब मैं अपनी चलाऊंगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो नो में भी बड़ी प्यारी बात फिल्जा ने करी, बैलेंस तो देखो हर चीज में हमें रखना है। नंबर 2 कि अगर आप हर बात पे ही नो बोलेंगे ना, तो आपकी नो की भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। एक दिन आएगा बच्चे कहेंगे तो हमेशा ही नो बोलती है, छोड़ो खुद ही कर लो, जो दिल चाह रहा है वो कर लो। अम्मी के पास जाएंगे वो तो नो बोलेंगी, इसलिए उनसे बोलो ही नहीं, उनसे डिस्कस ही नहीं करो। होता है ऐसा भी। एक रिसेंट केस आया था कि बच्चे ने कोई बड़ा काम कर लिया, अम्मी से डिस्कस नहीं किया। क्यों? और अम्मी नाराज, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? क्योंकि बच्चे के माइंड में था कि मैं जाऊंगा तो ये नो ही बोलेंगी, तो इट्स बेटर खुद ही कर लो। तो दे शुड ऑलवेज बी अ ब्यूटीफुल बैलेंस कि आप हाँ जायज चीजों पे हाँ बोले, पर जो नाजायज हो रहा है ना, तो फिर वहां आप नो बोलने की भी हिम्मत रखें, और बच्चों में भी ये ताकत पैदा करें कि वो नो एक्सेप्ट करने की उनके अंदर ताकत हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि कहीं ना कहीं फायदा हुआ होगा आपको इस पूरी टॉक से। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे।